नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जिया 2020 के लिए रिवीजन कर रहे हैं, जेई एडवांस 2020, क्योंकि जानते ही हैं मेरा एक ही लाइफ लाइन है कि मेरा कंटेंट ही मेरा राजा है और जिया ही मेरी रानी है। ये चीज़ ध्यान रखना। जिया मतलब जेई एडवांस। तो ये चीज़ आपको एक बार मैं रिकॉल करा दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जितने फ्रेंड लिस्ट में स्टूडेंट हैं या फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग्स हैं या जो भी हैं आपके रिलेटिव्स हैं, उन सबको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। यही हमारी फ़ीस है दोस्तों। और आज अब हम लोग देखा जाए तो अलजेब्रा का इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन देनी है और मैं एक एक करके इन्फॉर्म करता हूँ आपको। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पहला नोटिस ये है कि इसके बाद हम लोग जैसे अभी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। और जहाँ तक जेई एडवांस का सवाल है, जिया का 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, है ना। जहाँ तक 2019 की बात करें उसमें 4 क्वेश्चन आए थे, तो उसी को रेफरेंस मानते हुए 2018 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से 3 से 4 वेरिएशन रहता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 भी हो सकता है ना। कोई कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी ये है दोस्तों कि इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्या पढ़ा है अभी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। और ये हम लोग पढ़ेंगे आपका PNC एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो तो अलजेब्रा का जो मेन सेक्शन है वो हम कवर कर देंगे। इसके बाद जो छूट जाएगा अलजेब्रा में, जैसे बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम के बारे में रिकमेंडेशन ये है दोस्तों कि हमारा जेई मेन क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे ना तो बायनोमियल थ्योरम के लेक्चर्स पढ़े हैं। जो स्टूडेंट इस बार डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में रैंक लाने जा रहे हैं उनका भी फीडबैक है कि सर आप वो केवल क्लास किसी स्टूडेंट को कर लें, कोई भी स्टूडेंट कर ले तो एक बढ़िया से बढ़िया जेई का क्वेश्चन क्रैक कर सकता है। इनफैक्ट जेई का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बायनोमियल के। तो अगर आप बायनोमियल पढ़ना चाहते हैं तो आप वो क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, स्पेशली जहाँ से हमने स्टार्ट किया है सम ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट। उसके आगे वाली चीज़ें देखना, क्योंकि उसके पहले वाले जेई मेन वाले जेई एडवांस में पूछेंगे नहीं कि मिडिल टर्म क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स क्या है, जो जेई मेन में पूछ के परेशान किए रहते हैं। अगली चीज़ ये है कि जो आपका प्रोग्रेशन है सिमिलर इसमें भी कर लीजिएगा, उसमें भी कंटेंट पूरा है। प्रोग्रेशन का एक बार कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद में मैं कैलकुलस ख़त्म करूं, तो कैलकुलस में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक दिन रहेगा, एक दिन आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा और लास्ट दिन में एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है आपका फंक्शन है, ये आप खुद पढ़िए। और अगर आप जेई मेन हमारी क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट देखोगे तो उतना कंटेंट सफिशिएंट है दोस्तों। मैंने कहा ही कंटेंट ही मेरे किंग है, कंटेंट इज़ द किंग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ ये है कि जहाँ तक अब सारी इन्फॉर्मेशन तो हो गई, और आज आपका जैसे पेपर को जेई एडवांस को कैसे अटैम्प्ट करें उसकी हमने प्लानिंग बना रखी है। आज उसकी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं और वो क्लास 8 बजे से चलेगी। उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी मैं दे दूँगा अपने वेबसाइट पे, तो आप उसको ज़रूर करें। कैसे पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, कैसे हम पेपर पे हावी हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब जितना नॉलेज है उतने बेसिस पे हम कितना बेहतर से बेहतर मतलब मैक्सिमम मार्क्स लाएं अपनी परफॉर्मेंस का। मेरी इफ़िशियंसी की वैल्यू जो है वो 1 हो, मतलब 100% हो, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वो ज़रूर अटेंड करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। क्लियर। अब देखो ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, लॉजिक बेस्ड टॉपिक है। लॉजिक बेस्ड मतलब होता है कि अगर हम बात करें तो जैसे यही वो टॉपिक है जिससे हम कोई भी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि भाई ये आपका हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, आज का मेरा सेशन देखेंगे तो इतना मैं गारंटी देता हूँ कि अगर 4 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन तो हर हाल में कर लेंगे, और 3 आएंगे तो गारंटीड 2 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। वहीं कन्वर्जन हमारे लिए बहुत है। जेई में 70% लाना एक गुड स्कोर कहा जाता है। IIT जेई की बात कर रहा हूँ, जेई मेन वालों की नहीं। मेन वाले में तो अब भैया 270 के ऊपर पाओगे तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे हो गया है ना। तो देखो अब क्या है कि अब हम लोग ऑलरेडी जेई मेन में इसकी थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं हमने। उस समय बोलता भी था हर क्लास में कि जो जेई मेन 2020 की थ्योरी है और जेई एडवांस 2020 की वो दोनों सेम है।
लेकिन कई स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़े हैं उनके लिए तो समझ में आ गया होगा कि वो क्या पढ़ाया था, उसमें सब कुछ पढ़ा दिया था। इनफैक्ट परमुटेशन कम्बिनेशन के तो कई सारे डायरेक्टली जेईई मेन में क्वेश्चन आए थे, उसी तरह से एडवांस में भी आने वाले हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी भी हमने पूरा कवर कर रखा है, तो जिसको थ्योरी पढ़नी है, जिसको लगता है कि यार ये थोड़ा सा मिसिंग रह गया, इसमें कुछ और चाहिए हमें, तो वो ज़रूर जेईई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसी तरह से लॉगरिथम भी हमने कवर कर रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट, सब कुछ कवर कर रखा है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, है ना। हमारा प्रायोरिटी था कि हम 70% इतना कोर्स ख़त्म कर दें जेईई एडवांस के लिए कि कोई बच्चा जाए और 80% स्कोर करके आ जाए, तो वो हमने कवर कर दिया है। बस एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ तक मैं कवर कर दूँ तो 80% आपका कवर हो जाएगा। जो मार्क्स आएंगे अब हम लोग मिलाएंगे ना, संडे को मिलेंगे, तो देखिएगा जो पेपर आया रहेगा उसमें मैं 80% बोल रहा हूँ ना, एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे। 4 दिन की ही बात है, कितना हम सच बोलते हैं ये आपको भी पता चल जाएगा कि कितना सच बोलते हैं। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, 2007 से लेकर आज तक का हमारा जितना एक्सपीरियंस है उसमें हम आपसे कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना, परम्यूटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में पहले तो पीएनसी के बारे में बात कर लेते हैं ना। पीएनसी जब पढ़ लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी का एप्लीकेशन पार्ट है, और प्रोबेबिलिटी नॉर्मली सिंपल रहता है और फार्मूला बेस्ड टॉपिक होता है। परम्यूटेशन कम्बिनेशन में सबसे पहले आता है कि जैसे वो क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट डूइंग एक्चुअल वेज करते हैं, तो इसमें 4 प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन, फिर तीसरा बाइजेक्शन और इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम हटा देते हैं क्योंकि उसमें एक रीअरेंजमेंट का केवल फार्मूला प्रूफ हम लोग करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं पूरे सिलेबस में। तो रीअरेंजमेंट का फार्मूला याद ही रखते हैं। रीअरेंजमेंट पे भी बेस्ट क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, आजकल अच्छे आते हैं उस पर क्वेश्चन, 2 बार इनफैक्ट आया है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को क्या करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 2 इवेंट है ना, एक इवेंट m वेज से होता है, दूसरा n वेज से होता है, तो दोनों एक साथ होंगे mn वेज से। मतलब जब भी साइमल्टेनियस अकरेंस रहेगा तो नंबर ऑफ़ वेज को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जब भी आइदर और करके होगा तो एडिशन कर दिया जाएगा। जैसे आइदर एक मैं पेन उठा लूँ या ये मार्कर उठा लूँ, तो दोनों में से एक, तो आइदर 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को एक साथ उठाने का 1 × 1। जैसे अगर मान लीजिए एक के m वेज हैं, दूसरे के n वेज हैं, तो m × n। जैसे अगर सिंपल भाषा में एग्जांपल दें तो अगर लेट अस सपोज, वैसे नंबर अलग है, 20 IITs हैं और हर IIT में 10 कोर्स अवेलेबल है, तो हमारे पास टोटल 20 × 10 मतलब 200 ऑप्शन है जिससे हम एडमिशन ले सकते हैं किसी कोर्स में, ये चीज़ है। और 20 IITs में अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, तो 20, आइदर फर्स्ट IIT या सेकंड IIT या 20th IIT। तो ये चीज़ है, जब भी आइदर आ रहा है तो आप एडिशन कर देना, और जब साइमल्टेनियस अकरेंस आए तो मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके बेसिस पे अपना NCR होता है। NCR क्या होता है, मैं कुछ लिख के भी समझाता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि हाँ हम बात कर रहे हैं, ये मानेंगे नहीं, है ना। इसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं x1 x2 से लेकर xn तक, तो पहला है कि इसमें कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल, सबको अरेंज करने का n फैक्टोरियल, r को अरेंज करने का, नंबर ऑफ वेज को नाउ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r की वैल्यू आपकी 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। तो ये हो जाता है दोस्तों NCR × r फैक्टोरियल, जिसको हम लोग NPR भी बोलते हैं, है ना। वैसे मैं पहला वाला टर्म ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तीसरा होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या पढ़े हैं, इसमें हम लोग पढ़े हैं NCR, जहाँ पे n नेचुरल नंबर होता है, वैसे ऊपर लिखा है, r होल नंबर होता है यहाँ पे, मतलब 0 से लेकर n तक हो सकता है, और n हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू r रहता है। क्लियर। तो ये रहता है आपका 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हों, और एक बार हमें सबको अरेंज करना है। जैसे 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 को अरेंज करना है, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो 10 फैक्टोरियल। अगर उसमें से 4 को अरेंज करना है तो 10C4 × 4 फैक्टोरियल।
अगर 4 को सेलेक्ट करना है तो 10c4, 10c4 की वैल्यू 210 होती है ना। बहुत सारी वैल्यूज़ तो हम लोग को याद ही रहती हैं, फैक्टोरियल हम लोग जानते ही हैं, NCR की डिफिनीसन आता ही है, NPR क्या होता है तो NCR इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसमें दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। जैसे रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, जिस पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है ना उसको काउंट करते हैं कुल मिला के। तो इसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उससे आइडिया लगेगा। जैसे कि आप जेईई मेन का क्रैश कोर्स वाली थ्योरी देखे होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ सर्किल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ चेस बोर्ड में नंबर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, प्रॉपर रेक्टेंगल्स, सब कुछ काउंट किए हैं। फिर एक लेटर को फिक्स करते हुए कैसे नंबर्स बनाएंगे, समेशन ऑफ ऑल नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 5, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रखे हैं। तो जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ये हमें करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लिस्ट देखेंगे और जो चीज़ नहीं आती सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम अब नहीं है ना, क्योंकि हमने छोटे छोटे 20-25 मिनट के बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो जो आपको पढ़ना होगा वो पढ़ लेना, हमने पूरा मेंशन कर रखा है थंबनेल पे, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहता है टाइम लाइन के साथ। तो एकदम एग्जैक्ट उसी चीज़ को क्लिक करना। फिर समेशन ऑफ ऑल नंबर्स भी पढ़े हैं, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, जैसे 2 पर्टिकुलर को सेलेक्ट करना होता है, कभी उनको रिजेक्ट करना होता है, कभी एक आएगा दूसरा भागेगा। फिर मिस्टर यादव जी वाला क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल वो भी किया है, परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर भी किया है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रखा है, ओपन सेलेक्शन, सर्कुलर परम्यूटेशन, रीअरेंजमेंट सब कर रखा है दोस्तों, सब कुछ कर रखा है। तो एक एक करके मैं उनके फॉर्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग फार्मूला ही पाएंगे। तो एक होता है कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, मैं कुछ लिख के बताऊंगा तो समझ में ज़्यादा आएगा आप लोगों को। और इन सब को अरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो ये कितने हो जाएंगे, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स अपने हैं 5, और जितने आइडेंटिकल होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ये 3 टाइप के हैं, ये 2 टाइप के हैं, है ना, ये जितना भी है शायद 10 आता है ये। उसके इसी तरह से होता है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल n हैं, और जिसमें p आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड, q आइडेंटिकल ऑफ 2nd काइंड, r आइडेंटिकल ऑफ 3rd काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, तो उसका नंबर ऑफ वेज होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग जितने आइडेंटिकल होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। और वो भी क्वेश्चन किया था इलाहाबाद, जो लेटर है उसमें जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स इन्वॉल्व हैं उससे 4 का सिलेक्शन करके आप देखे होगे, आपका जेईई मेन में क्वेश्चन भी आया था। जेईई एडवांस में भी आ सकता है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। आजकल एडवांस जो है वो सर्कुलर परम्यूटेशन और रीअरेंजमेंट पर ज़्यादा दया दिखाता है। पता नहीं उनको सर्कुलर में आजकल क्या मिल गया है, वो आजकल सर्किल घेरे रहते हैं। डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन को तो 2012 में पूछे, उसको तो भूल ही गए हैं कि पूछना है। फिर क्या है कि उसके बाद जैसे ये तो हो गया ना आपका, इसको लिखवाने की ज़रूरत तो है नहीं। उसके बाद क्या होता है ना दोस्तों कि जैसे अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और उसमें से कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में है, जो सिनेमा हॉल वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, आप लोगों ने मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को भी लगता है कि नहीं यार ये क्या बता रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो वो ज़रूर देख लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर देखिए। हमारे पास थोड़ी टाइम कम है, हम आपको अभी कवर नहीं करा सकते सारी थ्योरी। पता लगा कवर कराएंगे तो यार एक टॉपिक पढ़ेंगे केवल, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वैसे भी 1-1 घंटे के कंटेंट वाइज 20 क्लास होती है, और हमें यहाँ 2 घंटे में ही पूरा प्रियंसित परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की थ्योरी निपटानी है। तो आप समझ ही रहे हो कौन से एक्स में चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसमें अगली चीज़ होती है डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने 4 केस, पहले तो 2 केस पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप फिक्स्ड होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप फिक्स नहीं होंगे। जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप फिक्स होते हैं तो उसमें 2 केस, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जिसमें डिवीजन का हमेशा एक मेथड होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग नंबर पे, जैसे एक बार बंडल बन गया तो बंडल को बांट दो, है ना। जैसे हमें ऑब्जेक्ट्स को बांटना होता है तो हम लोग ग्रुपिंग करके बांट लेते हैं, और वो बेहतर रहता है। हम क्वेश्चंस कराएंगे उसके थ्रू आइडिया लग जाएगा आपको। फिर हम लोगों ने तीसरा केस पढ़ा है कि जिसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होता है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप फिक्स नहीं रहते। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि पार्टीशन थ्योरी लगाते हैं। क्या करते हैं, पार्टीशन थ्योरी लगाते हैं। एक डिवाइडर ले लेते हैं 2 ग्रुप के लिए, 2 डिवाइडर लेंगे 3 ग्रुप के लिए, और जो डिवाइडर लेंगे दैट इज़ द आइडेंटिकल, जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन,
है ना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 10 फ्रूट्स इफ़ यू हैव सफिशिएंट मैंगोज बनाना एंड एप्पल्स, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। उसके बाद आता है डिस्टिंक्ट। अच्छा, हम ये कह रहे थे डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अभी मुझे याद आया तो 2018 में एक बार नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये सब, और वो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही एप्लीकेशन है। तो 2018 में आया है दोस्तों, 2012 के बाद सीधे 6 साल बाद IIT कानपुर जिस साल पेपर बनाया था 2018 में, उस साल आया है ना, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आया है। अभी मुझे क्लिक किया कि अरे वो तो क्वेश्चन एक आया था फंक्शन वाला, जब नंबर ऑफ फंक्शन बोल रहा हूँ तो। फिर क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जब होता है दोस्तों, तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग कि अगर n डिस्टिंक्ट हैं और सामने r ग्रुप्स हैं, है ना, उसको मैं एक बार लिख देता हूँ, क्लियर, तो ताकि आपको याद होगा। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए हमने कुछ 1-2 फार्मूला लिखा है जो आपको ध्यान रखना है। हम पीछे वाले का भी बात कर रहे हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन r ग्रुप्स अगर करना होगा तो हम लोग r-1 आइडेंटिकल पार्टीशन लेते हैं। तो पता चलता है कि n + r-1 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें n एक टाइप के हैं जो हमारे ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए बॉल हैं, और ये पार्टीशन है मतलब डिवाइडर है ना, बैट की तरह ले सकते हैं, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। अगली चीज़ होती है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और 3 ग्रुप हैं सामने, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका नंबर होता है r⁴n। जैसे पहले को, जैसे 5 और 3 वाला एग्जाम्पल दिया, तो पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे मान लीजिए पेन को, अगले 3 ऑप्शन, दूसरी पेन उठाया 3 ऑप्शन, तीसरा 3 3 3 3 3 3⁵, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की पावर नंबर ऑफ ग्रुप की पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वही हम आगे लिखने जा रहे हैं। आर क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप है, ग्रुप स्पेलिंग सही से लिखिएगा, और ये है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकता है खाली रह जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सबको भर दें, वही है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन r ग्रुप सो दैट नो ग्रुप्स रिमेन एम्प्टी। ये जानबूझ के स्पेस छोड़ा हूँ, इसमें ऐसे लिखते हैं r⁴n माइनस, कैसे लिखेंगे, rc1। देखो ये क्या होता है ना, अल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा, और यहाँ rc1 rc2 rc3 चलता जाएगा। ये r-1 करिए की पावर n, पावर सबके n ही रहेंगे, प्लस rc2 r-2 की पावर n माइनस rc3 r-3 की पावर n। और ये कहाँ तक लिखेंगे, तो जब तक ये 0 ना हो जाए। इसी पे JEE 2018 में क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पे इसको फॉर्मूले को लगाना ड्रॉबैक है। जब भी हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो सबसे पहले हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मतलब नंबर ऑफ़ केसेस बना लेंगे, और नंबर ऑफ़ केसेस को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। जैसे अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और सामने 3 बक्से हैं, जो 2012 में क्वेश्चन आया था, और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो एक बार क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे, 3 2 1, पहले तो 1 1 दे देते हैं, तो हमारे पास 5 से 2 बचेंगे, फिर 2 जो बचेंगे तो आप एक ग्रुप में डाल सकते हो, तो 3 2 1 केस होगा, फिर 2 2 1, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। और उसी को डिवीजन करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब बंडल बन जाए तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसी तरह से ये है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका ऑप्शन होता है केसेस बना के करना, तो वो हमारे लिए बेहतर रहता है। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ़ फंक्शंस पढ़ा है। नंबर ऑफ़ फंक्शंस के लिए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग देखोगे JEE मेन के क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में, तो नंबर ऑफ़ फंक्शन से परम्यूटेशन कम्बिनेशन में, अब लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, शायद 15वां या 16वां, छोटे छोटे लेक्चर हैं 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। नंबर ऑफ़ फंक्शन की पूरी PhD करा रखी है आप, उसमें 2018 वाला क्वेश्चन भी कराया है, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। फिर इसमें ओपन सिलेक्शन होता है, जैसे कि ओपन सिलेक्शन के बारे में मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, अगले 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, है ना। ये ओपन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है भैया, हम आए हैं सिलेक्शन करने, क्लास में घुस गए, हमारी मर्ज़ी, हम जितने बच्चों को सेलेक्ट करें, सबको भगा भी सकते हैं पूरी क्लास से, एक बच्चे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 बच्चे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर क्लास की स्ट्रेंथ 20 है तो 20 के 20 को सेलेक्ट कर सकते हैं, या मिनिमम 1 को सिलेक्शन करना। एक होता है कि हमारे सामने बच्चे नहीं दिख रहे हैं, हमारे सामने बॉल्स दिख रही हैं 20 आइडेंटिकल कलर की, तो ये 2 केसेस होते हैं। ओपन सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो सिलेक्टर है उसके पास फ्री चॉइस है, जो मन करे करे, माने उसकी मर्जी। तो ये है नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो 0 और मोर, तो ये लिखोगे NC0, सबको भगा दिए क्लास से, या 1 को सेलेक्ट किया या 2 को सेलेक्ट किया,
या सबके सबको सेलेक्ट कर लिया। और बाइनोमियल थ्योरम से इसकी वैल्यू हम लोग 2 की पावर n जानते हैं। यहाँ मिनिमम बेचारा एक को सिलेक्शन करना है तो NC1 NC2 से लेकर NCN तक, विच इज़ 2 की पावर n होल माइनस 1। और यहाँ पे अगर सभी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे तो कहोगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन सबके 1 ही होंगे, तो ये सारे टर्म्स उस समय 1 बन जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे n, और यहाँ n+1, क्योंकि 0 से स्टार्ट किए हैं ना, और यहाँ पे लिखा जाएगा n। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो रोक के आप आराम से चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। ये लाइव क्लासेज नहीं हैं कि आपकी भाग जाएगी वीडियो, आराम से आप नोट कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। लाइव क्लास आप कहोगे कि क्यों नहीं लेते हैं, तो उसकी दो चीज़ें हैं। एक तो उसमें कंटेंट नहीं है, सब इधर उधर की बातें चलेंगी। सर मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, जे एडवांस के लिए क्या करें, डर लग रहा है सर, यही सब चलता है लाइव क्लास में। सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों कि आप थ्योरी पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम दे देते हैं, है ना। आपके सेशन में तो हम उतना नहीं कर पाए, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन जो अगला सेशन आएगा ना, उसमें हम ये करेंगे, जैसे हम क्लास ले लिए, उसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम्स दे दिया और उसका लाइव डिस्कशन कर देंगे, है ना। लाइव में वो हम चैटिंग फाइटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए कंटेंट ही मेरा किंग है और जिया ही मेरी रानी है, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। और मेरा राजा कौन है और रानी कौन है ना, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया है पूरा। अब इसमें क्या होता है ना, देखो ओपन सिलेक्शन के बाद उसी का एप्लीकेशन पाथ है डिवाइजर्स। नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स या डिवाइजर्स करके जेईई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर देख लें, जिसमें टोटल डिवाइजर, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है, इवन डिवाइजर्स, इवन प्रॉपर, ऑड प्रॉपर्स, नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चन हमने पूरी PhD करा रखी है। अब हम लोग लिखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन एंड रीअरेंजमेंट, जो कि आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला 2 पॉइंट लिख रखा है ना, टाइम बचाने के लिए पहले से लिख देते हैं। जैसे हम लोग ने मैं कहा कि ये आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है सर्कुलर परम्यूटेशन और रीअरेंजमेंट। इसके पिछले 2-3 साल से क्वेश्चंस आते रहते हैं, रेगुलरली आते रहते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, ये भी हमने अलग से जेईई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में कवर करा रखा है। जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना है वो वहाँ जाएँ, आलस ना करें, चांस मत लीजिए कि ये हो जाएगा, ये जो कराएंगे वहीं कर लेंगे। अगर आपको 1% भी डाउट है थ्योरी पार्ट में तो आप ज़रूर देखिए, क्वेश्चन हम पूरा कराएंगे। तो ये क्या है, तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 4 लोग हैं और उनको डाइनिंग टेबल पर बैठाना है, सर्कुलर डाइनिंग टेबल पे। इसमें नई चीज़ ये होती है कि जो सर्कुलर लीनियर परम्यूटेशन में जो 2 इंड होते हैं ना, सर्किल में क्या होते हैं, दोनों जॉइंट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं फिर, पहला दूसरे उसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ही केवल हेल्प लेते हैं। तो जैसे 4 लोग डिनर कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तो उनका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज परम्यूटेशन अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि हम लोग को पलट नहीं सकते, है ना। पूरा टेबल ही पलट दिया, मुर्गा बना दिया उन सबको, पता लगा मुंडी नीचे टेबल ऊपर, खाना उस बीच में, ऐसे करके वो तो करेंगे नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई ए को फिक्स करके और n-1 को अरेंज कर देते हैं, या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और ये जब होता है, जब आप दुकान पे जाते हो और आप नेकलेस ख़रीदते हो या गारलैंड ख़रीदते हो जिसमें बीड्स रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, दुकानदार आपको इस तरह से फ्लिप करके दिखा सकता है, तो वहाँ पे वही चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो पहले वाले आंसर का क्या होगा, हाफ आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। इसमें जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब इसके लिए कोई थ्योरी व्योरी नहीं होती है, हम लोग मैनुअली ही काउंटिंग कर लेते हैं। जब मिक्स करके रहेंगे तभी भी मैनुअली काउंटिंग करेंगे, वैसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वाला ही केस आता रहता है। लास्ट डी-अरेंजमेंट का मतलब होता है सबको डिस्टर्ब करना। जैसे मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं और हमारे 4 के करस्पॉन्डिंग घर हैं, तो अब हम लोग रात को जैसे काम करते हैं, एक टीम में हैं और घर जाते हैं, तो सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। डी-अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि भैया ऐसे उनको भेज दो कि कोई अपने घर में जाए ही नहीं, तो उसी को कहते हैं डी-अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास n लेटर्स हैं या n लोग हैं और n उनके करस्पॉन्डिंग घर हैं, तो नंबर ऑफ़ वेज बताइए जिससे सभी के सभी अलग अलग रॉन्ग घर में पहुंच जाएं। तो उसके लिए ऑप्शन होता है, उसी को हमने लेटर और एनवलप से रिलेट कर रखा है कि n डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं और n देयर करस्पॉन्डिंग एनवलप्स हैं। कहीं स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लीजिएगा, और ग्रामेटिकल एरर हम ध्यान नहीं दिए, हम जल्दी जल्दी लिख दिए हैं। देन नंबर ऑफ प्लेसिंग ए लेटर 1 इन ईच सो दैट नो लेटर गोज़ टू देयर राइट एनवलप इज, इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों, n फैक्टोरियल लिखा, ये 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। याद रखने का तरीका है, इवन है तो प्लस, ऑड है फैक्टोरियल तो उसके आगे माइनस, और ये 1/4
क्या लिखेंगे इसके बाद 1/5 फैक्टोरियल, और इस तरह से कहाँ तक लिखेंगे तो -1 टू द पावर n टाइम्स 1/n फैक्टोरियल तक, जिस पे जेई 2015 में क्वेश्चंस भी आया है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक इसमें छूट गया था दोस्तों, वो स्ट्रिंग एंड गैप मेथड, जब हमें जिस पे जेई 2018 में कॉम्प्रिहेंशन आया था, मतलब मैट्रिक्स मैचिंग थी, उसमें क्या होता है कि अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को साथ रखना है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 पेन को एक साथ रखना है, तो एक स्ट्रिंग में, एक इमेजिनरी स्ट्रिंग में इनको रख दिया, और ये जैसे जैसे बंडल जाएगा ये 2 पेन और मार्कर एक साथ जाएंगी। उसी तरह से 4 बॉयज़ को एक साथ रखना है तो उसको एक इमेजिनरी स्ट्रिंग में, उनको एक्चुअली रस्सी से नहीं बांध देते हैं, उन चारों को एज्यूम करते हैं कि वो एक बंडल की तरह मूव कर रहा है, फिर उसका इंटरनल अरेंजमेंट भी कंसीडर कर लेते हैं। और एक होता है गैप मेथड, जब इन्हीं चीज़ों को अलग अलग रखना होगा तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आउट कर देंगे, बाकी जनता को एडजस्ट कर देंगे, मतलब अरेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 5 जनता है टोटल, तो ये 7 हैं टोटल, तो ये 2 को हटाओगे तो 5 बचेंगी, 5 को अरेंज कर देना, 6 गैप बनेंगे ना, लीनियर में अरेंज होगा तो 6 गैप बनेगा, तो 6 में से 2 गैप का सिलेक्शन करेंगे, और फिर 2 गैप का सिलेक्शन करने के बाद इन दोनों को अरेंज कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें अल्टरनेट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब वो वाला भी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर वाला भी क्वेश्चन होता है, जिसमें गैप सिलेक्शन केवल 2 मेथड से करते हैं। तो मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थ्योरी वीक है तो स्ट्रिंग एंड गैप मेथड करके एक पूरा हमने चैप्टर तैयार कर रखा है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्लियर। और उस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसी का एप्लीकेशन पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी है, और इसमें बस आपको ये सोचना है कि जो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन दिख रहा है ये कौन से केस से रिलेटेड है। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने इस केस से रिलेटेड है क्वेश्चन, अगर आपने इतना जजमेंट ले लिया ना वहाँ पे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन 99.999% चांस है कि आप वो सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे रिलेट नहीं हो पा रहा है, थ्योरी नहीं सोच पा रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन हैं 3 से 4 जो मैंने लिखे थे, उनको लास्ट में रखिएगा। हर पेपर में 2 रहेंगे या 3 रहेंगे, तो उनको छोड़कर बाकी पेपर को अटैम्प्ट कर लेना, फिर लास्ट में भिड़ना इनसे, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद, है ना। इनको लास्ट का आधा घंटा में रखना, हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो हम आपके हैं कौन, है ना। तो इस तरह से पीएनसी की थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, हम आपसे ये कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी में अब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके एक से ज़्यादा आउटकम्स हों और उसको परफॉर्म करने से पहले हमें एग्जैक्ट आउटकम्स के बारे में जानकारी ना हो। जैसे कॉइन को टॉस करना, डाई को रोल करना, है ना, जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें से एक को ड्रॉ करना, ये सब एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। और जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है उसको कहते हैं सैम्पल स्पेस, और जो एलिमेंट्स होते हैं सैम्पल स्पेस के उसको कहते हैं सैम्पल पॉइंट। किसी भी सैम्पल स्पेस का जो सबसेट लेते हैं उसी को कहते हैं इवेंट्स। अगर उस सबसेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसी को कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट, या जिसको सिंगलटन सेट कहते थे, एक से ज़्यादा अगर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हैं तो फिर क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब कोई सैम्पल पॉइंट नहीं, जिसको एम्प्टी सेट, वाइड सेट कहते हैं। श्योर मतलब पूरा सैम्पल पॉइंट ही कवर कर लिया। अलजेब्रा में पढ़े हैं ए यूनियन बी लिखते हैं इसको। ए और बी का मतलब कि ए यूनियन बी, इसको क्या किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये कौन है, तो कहो कि सर ये वेन डायग्राम वाला ए है, ये बी है, तो ये ए बट नॉट बी मतलब ओनली ए, और इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे भी लिखा जाता है इसको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर 2 इवेंट है तो उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं दोस्तों कि अगर 2 इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, मतलब उनका इंटरसेक्शन फाई है। एग्जॉस्टिव मतलब अगर 2 इवेंट एग्जॉस्टिव हैं तो उन दोनों का यूनियन, हम 2 के लिए एग्जाम्पल लिख देते हैं, सैम्पल स्पेस के इक्वल है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि अगर 3 इवेंट हैं E1 E2 E3 और वो इस तरह से हैं, मतलब इनमें कोई कॉमन ना हो और इन सबका सम अगर सैम्पल स्पेस के इक्वल है तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो अब हमें ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जिन स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमें डिटेल में पढ़ना है तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर आप जेईई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जो प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स हैं उनको आप ज़रूर देखें, है ना। भौकाल में ना रहें कि भौकाली में जा रहे हैं, सब तो आते ही है, वहाँ जाके फुस, वो काम नहीं करना है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, फोड़ के आएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखो दोस्तों, इसमें अगला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे सैम्पल पॉइंट्स अगर होते हैं और उनके होने के अगर इक्वल चांसेज हैं
तो उनको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे ताश के पत्तों से हम लोग एक कार्ड ड्रॉ करते हैं प्लेइंग कार्ड से, तो वो हमारे लिए सभी कार्ड बराबर हैं, 1 से 10 तक नंबर हैं और कोई नंबर पिक करते हैं तो हमारे लिए सारे नंबर सेम हैं। डाई को रोल करते हैं तो 1 से 6 तक जो आता है आउटकम्स हमारे लिए प्रायोरिटी है, सेम इक्वल प्रायोरिटी के हैं, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। उसी को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो तो उसको एक ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग करते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ये काउंटिंग मेथड है, प्रॉपर काउंटिंग, इसमें NE/NS फार्मूला नहीं लगाते हैं। ये टोटल आउटकम्स और ये जितने आपको फेवर कर रहे हैं और ये टोटल, इसी में ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर रखी है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला है कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 माइनस, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी का सम की टोटल प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 और सभी प्रोबेबिलिटी क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 के बीच में होती है। तो ये सब ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम 0 से 1 के बीच में लिखे हैं। तो ये आपके सिंपल प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है, और सारी चीज़ें आप वेन डायग्राम से 3 प्रोबेबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। इसमें अगला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे 12th का अगर बात करें तो कंडीशनल क्या है, प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसको हमने पूरा डिटेल में वैसे समझा रखा है अच्छे से। जैसे A है और ये B है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अगर निकालना है तो अब हमारा सैम्पल स्पेस पूरा ये S ना होके ये पूरा S रहेगा, ये ना होके केवल B हो जाता है। ये है सैम्पल स्पेस और इसमें A कहाँ हो रहा है तो इस पार्ट में। तो आप कहोगे कि अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो नीचे NB और ऊपर NA/B, ये इसी को अगर NS से डिवाइड कर दें तो ये सारे टर्म्स प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक्चुअल फार्मूला है। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। और उसी तरह से B/A है ना। अगला होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है तो इसी में हम लोग अगर मान लीजिए 2 इवेंट हैं और वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो A/B की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, मान लीजिए पहले B हुआ है तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और जब B हो चुका तो ये होने के चांसेस, तो उसके लिए ये लिखा जाता है ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले A हुआ और ये फिर A हो गया तो B के होने के क्या चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आ जाती हैं। तो स्पेशली ये ध्यान रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग क्लियर करेंगे भी क्वेश्चंस। और मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और उसके बाद रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल ट्रायल्स एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस, बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, अगला टॉपिक होता है इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाम से ही क्लियर है, अपनी ढपली अपना राग। मतलब 2 इवेंट्स को इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब एक इवेंट के होने ना होने से दूसरे इवेंट के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, एक इवेंट होगा नहीं होगा उससे दूसरे इवेंट के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी टर्म यहाँ पे स्पेसिफिक है, पे फ़र्क ना पड़े उस तरह के इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। जहाँ तक इसकी इंपॉर्टेंस का सवाल है, JEE 2011, JEE 2012, JEE 2013 में तो हैट्रिक लग चुकी है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये लगातार 3 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के। और इंडिपेंडेंट इवेंट का बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आजकल ट्रेंडिंग है, वो ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे JEE 2019 में बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आया था आपका, हाँ इंडिपेंडेंट इवेंट पे भी एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। JEE 2010 में पूछा गया है, इस पे 2009 में पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अनलिमिटेड है, मैंने बताया ही 3 से 4 क्वेश्चन में आएंगे ही ये सब। तो यही मैंने लिखा है कि A और B इंडिपेंडेंट होंगे। वो जो हम लोग PA इंटू P ऑफ B/A कर रहे थे, तो जब A से B को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है प्रोबेबिलिटी पे, तो PA इंटू PB इक्वल टू P ऑफ A/B। तो ये 2 के लिए होता है, इसका प्रॉपर प्रूफ भी करते हैं। थ्योरी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर 3 इवेंट हैं, JEE 2013 में आया था, तो ये तीनों होल्ड करता है। A और B भी इंडिपेंडेंट होंगे, B और C भी होंगे, A और C भी होंगे, और तीनों होंगे। लेकिन ये चारों में से कोई भी फेल कर गया ना तो फिर इसको नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि अगर पेयर वाइज कर रहे हैं, मतलब केवल 3 को देखेंगे ये वाले। और रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि A और B अगर इंडिपेंडेंट है तो हम डेफिनेशन ही बोल रहे हैं, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if occurrence or non-occurrence of any one of them does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of other। तो जब A और B भाई साहब इंडिपेंडेंट हो गए तो A के होने ना होने से जब B को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो B कॉम्प्लीमेंट को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उसी तरह से ए के ना होने से बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के ना होने में आपस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यूनियन के लिए यही है। आप सिंपल एडिशन थ्योरम लगाना और लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी करना। दो इवेंट इंडिपेंडेंट है ये चेक करने के लिए आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं उसमें एक इवेंट जब हो रहा है ना तो दूसरा भैया ब्लॉक पड़ा है। जब मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मेरे दोस्त का नहीं हो रहा है, तो वो एक्सक्लूसिव है। इंडिपेंडेंट में मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मेरे दोस्त के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप कनेक्ट करिएगा, है ना। अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए तो वैसे ही डिपेंडेंट हो गए। जब मेरे सिलेक्शन से उस पर कोई मेरा सिलेक्शन हुआ उसका नहीं हुआ तो फ़र्क पड़ गया ना। तो ये जब एक्सक्लूसिव होगा तो डिपेंडेंट इवेंट कहा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, तो उसको लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, इसमें मुझे एक साथ समझाना है। इसमें क्या रहता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, मतलब सिचुएशन क्या है इसको इमेजिन करना। जैसे एक चीज़ है, जैसे ये ऐसे रहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपको दिए रहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 को बनाया है। ये नंबर चेंज करता रहता है एग्ज़ाम हॉल में, कभी n भी आ जाता है, कभी 3 4 मैक्सिमम कॉमन है, वैसे 2 3 4 यही आता रहता है। तो 3 के लिए मैं दिखा देता हूँ। अगर कोई इवेंट E1 E2 E3 है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, जैसे कि मैंने पिछला डायग्राम बनाया था, और एक ए ऐसा इवेंट है जो इन सब पे डिपेंड कर रहा है, तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हम लोग लिखते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, इस पार्ट को कह देंगे। उसी तरह से ये E2 इंटरसेक्शन है, E3 इंटरसेक्शन है, तो वो ऐसे लिखते हैं P ऑफ E1 A बाई E1। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, मतलब आप उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए और वो इवेंट हो रहा है तो ए के होने के चांसेस निकालिए। इसी को कहते हैं टोटल। बेस क्या होता है ना, बेस थ्योरम, इसमें सेम सिचुएशन रहती है, एक स्टेप पीछे जाके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये सिचुएशन हो रही है, ए हो चुका, तो E1 के होने के क्या चांसेज हैं। तो पहले इसको कंडीशनल से हम लोग आंसर लिखेंगे, तो E1 इंटरसेक्शन ए होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के चक्कर में हमें ये तीनों टर्म लिखने होंगे। E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, समझिएगा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। और कहोगे कि यही टर्म तो ऊपर है आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। मतलब बेस थ्योरम का जो डिनोमिनेटर है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर मैं लिखने को बोलूँगा तो कहोगे कि सर ये लिखने की आदत डालो, केवल यही तो देखना है बेस थ्योरम में कि इस भाई साहब में इन तीनों में है कौन ऊपर, जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर टपका देंगे, है ना। उसी को कहते हैं बेस थ्योरम। अगला होता है दोस्तों बायनोमियल फॉर्मूला। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जेईई एडवांस का पेपर है तो इसमें रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, हमने ऑलरेडी आपको जेईई मेन क्रैश कोर्स में बता रखा है, लेकिन वो आएगा नहीं, है ना। बायनोमियल वाला आ सकता है। बायनोमियल वाले में क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि देखो इसकी सिचुएशन ऐसे है कि ऐसे होता है बेसिकली कि इसको ऐसे कहते हैं कि लेट एन एक्सपेरिमेंट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेल्योर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर अगर Q है, तो P प्लस Q की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि 2 ही आउटकम्स हैं। और अगर उस एक्सपेरिमेंट को हमने n टाइम्स परफॉर्म कर दिया तो उसमें R सक्सेस एग्जैक्टली लाने का जो तरीका होता है वो हम लोग लिखते हैं NCR, सक्सेस की पावर R, फेल्योर की पावर n माइनस R, जहाँ पे R होल नंबर होता है और जो R है उसकी वैल्यू 0 से लेकर, और ये इम्पॉर्टेंट है यार क्योंकि ये मैं देखा हूँ, ये तो उसमें आता है, क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई, इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई। और जहाँ तक मैं गैस कर रहा हूँ कि इस बार शायद इसके क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि बहुत साल मतलब 2015 के बाद ये बंद है, तो ये ट्रेंडिंग में है। सोचेंगे जेईई वाले कि यार इस बार पूछ ही लेते हैं 2020 में, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, इसको मुझे ज़्यादा भाव दे देना चाहिए, है ना। तो ये मैं एक बार लिख ही देता हूँ, है ना, ताकि आपको फील आए, है ना। इसको ये सब ध्यान रखना। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, देखो लेट एन एक्सपेरिमेंट, इसको मैं समझा देता हूँ पहले, है ना। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए हमारे पास
एक कॉइन है मेरे हाथ में और उस कॉइन को मैं 5 बार टॉस कर दिया, तो पहली बार टॉस कर रहा हूँ, सारे टॉस आपके इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि पहले टॉस में क्या आया, दूसरे टॉस में क्या आया, उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो यहाँ पे बर्नौली की जो 4 कंडीशंस होती हैं, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिसे 5 बार हमने टॉस किया। हर ट्रायल का 2 ही आउटकम है, हेड और टेल, जिसको सक्सेस फेल्योर बोल सकते हो। और हर ट्रायल्स आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन हर ट्रायल्स क्या है, सेम है। जैसे मैं हेड लाऊंगा पहले बार टॉस करके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, और जब 5वीं बार टॉस करूंगा तभी भी तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जब ऐसे होगा तो कहोगे कि सर 3 हेड लाने के लिए आउट ऑफ 5 हेड क्या करिए, 5C3 हेड की पावर 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की पावर 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की पावर 3, उसी चीज़ को ये लिख रहे हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ क्लियरली, वेयर P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। क्लियर। और अगली चीज़ होती है कि इसका अगर कभी गलती से वैसे आएगा नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, NP मीन का फॉर्मूला, और वेरिएंस जिसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, उसका वैल्यू कितनी होती है, NPQ, जहाँ पे सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये JEE के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, नॉट इन JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ। JEE जब बोलता हूँ तो JEE एडवांस, आजकल तो जी और जिया बोलते हैं ना, तो जिया समझिए, जिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जिया के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और मैं गेस कर रहा हूँ आज मैं गेस कर रहा हूँ कि JEE एडवांस 2020 में बायनोमियल का एक क्वेश्चन आ रहा है। अब वो इंटीजर टाइप में ही मेनली चांसेस हैं या सिंगल चॉइस में आ सकता है। तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, BPD कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बायनोमियल फार्मूले को। और इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जब भी क्वेश्चन आए ना, हम फिर से PNC की तरह बोलेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप क्या करिएगा, जो केसेस पढ़े हैं PNC प्रोबेबिलिटी के, आप उससे कनेक्ट करना। अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो 99.9999% चांसेज हैं कि वो आपसे हो जाएगा। और अगर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो मैं कहूँगा कि अदर पार्ट्स ऑफ पेपर को पहले कंप्लीट कर लीजिए, जैसे पहले मैथ्स का ही सेक्शन, उसी तरह से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और उसके बाद ट्राई करें। तो इसके बाद हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन। तो लिखिए, अब ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो हम क्लास में क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं वो हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। आपको कंसेप्ट एक बार रिकॉल हो जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ये मोर देन चॉइस ही पहले निपटा लेते हैं, है ना। इफ़ E1 and E2 are the two events such that P of E1 equal to 1/4, E2 by E1 की वैल्यू दी है 1/2 और E1 by E2, एक E2 by E1 है, एक E1 by E2 है। आपसे पूछ रहा है ये इंडिपेंडेंट होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे। एग्जॉस्टिव मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 आ गया तो हम लोग एग्जॉस्टिव कहेंगे। E2 की प्रोबेबिलिटी अगर E1 की प्रोबेबिलिटी के डबल आ गई तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। और ये कह रहा है कि इनकी प्रोबेबिलिटीज़ GP में हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, पहले E1 और इसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, E2 बाई E1 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1 कितना है, तो 1/2, विच इज़ 1/8 के इक्वल। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 की बात करें तो ये आप लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो ये कहो कि न्यूमरेटर हम लोग निकाल ही चुके हैं, डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट उधर दिया हुआ है। E1 बाई E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो ये कितना आ गया, 1/2। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, E1 देखा जाए तो ये है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये 1/2 आया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2
ये कितना है 1/8। क्लियर। तब एक एक करके देखते हैं, क्या ये जो टर्म है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो आप कहोगे यस। क्या इन दोनों का सम 1 है, तो नो। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी E2 की इसकी डबल है, यस। और प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इंटरसेक्शन 1/8, E1 मतलब 1/4 और 1/2 GP में है, तो यस। मतलब ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के करने की कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको जो बेसिक फार्मूला है ना वो याद होना चाहिए। अब ये बेसिक फार्मूला क्या है, तो कहोगे कि सर बेसिक फार्मूला है कि E1/A, जैसे A/B आपने पढ़ाया था उसी तरह से हम E1/E2 को अप्लाई कर देंगे, E2/E1 को अप्लाई कर देंगे। तो ये कंडीशनल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक इम्पॉर्टेंट सेक्शन का सवाल है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आजकल सर्कुलर परम्यूटेशन, उसके बाद आपका डी-अरेंजमेंट, क्लियर, और नॉर्मल जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं। अगली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट इसमें प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और मैंने बायनोमियल का इस बार गेस किया है। देखते हैं मेरा गेस कितना सही होता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। आपके सहयोग से ही हम सब कुछ हैं। आप हमें सपोर्ट करोगे तो मैं एग्जिस्ट करूँगा, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो एग्जिस्ट नहीं करूँगा, है ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, कोई फ़ीस देना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी बैचमेट हैं या जो भी जूनियर्स हैं या आपके कांटेक्ट में जितने फ्रेंड्स हैं, मिनिमम 10 जो होते हैं ना, 10 फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। यही हमारी फ़ीस है। आप 10 करा दोगे, मैं समझूंगा मेरी फ़ीस मिल गई आपसे, है ना। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना करना ही होगा दोस्तों, है ना। क्योंकि देखिए मेरे सब्सक्राइबर इस समय कम हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल ग्रो करे, तो उसके लिए बिना आपके सपोर्ट के वो चैनल ग्रो नहीं कर सकता। आप अपनी इंपॉर्टेंस समझिए। आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनसे सब्सक्राइब करवाइए, है ना। जैसे जो 11th-12th में हो वो ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वो लोग देखें, प्रमोट करें हमारे चैनल को, है ना। बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट मिलेगा। और एक बार यकीन मानो दोस्तों, आप हमारे से पढ़ लोगे ना तो जो रैंक चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो जो आपके जूनियर्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, कोई रिलेटिव होगा, कोई फ्रेंड होगा, तो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। इतनी आपसे विनती है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर करोगे। और इस बार हमारे सब्सक्राइबर के नंबर आप जैसे ये GP आया ना तो GP की तरह बढ़ाते जाओ, है ना। अभी तो आप देख ही रहे हो मेरे सब्सक्राइबर के नंबर कितने हैं। तो ये चीज़ है, आपसे ये रिक्वेस्ट मैंने किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, उसी तरह से आप भी मेहनत कर लीजिए, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें 0 से 1 है A और B की प्रोबेबिलिटी, और A एडिशन थ्योरम का एग्जांपल है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, PA + PB - P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और यहीं से क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। तो आप कह सकते हो इसको देखते हुए कि यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह जो आपने लिखा है वो PA इंटू क्या लिख रखा है, PB। तो क्या ये इंडिपेंडेंट हुआ, तो यस इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये ऑप्शन तुरंत क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि B के होने ना होने से A की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन जनरल गलत हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा कि अब ये जो दो ऑप्शन बचे हैं इनको देखते हैं। तो जैसे एडिशन थ्योरम से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, A यूनियन B। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो आप कहोगे सर इसको ऐसे लिख दीजिए, 1 - PA - PB और प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। PA इंटू PB ही लिखा जाए, है ना, A इंटरसेक्शन B की जगह। ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये 1 - P ऑफ A और ये 1 - P ऑफ B है। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, जो ऐसे अभी हमने आपको समझाया है। तो A' लिख सकते हो, वो C लिखा है, और उसी तरह से यहाँ B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की वैल्यू हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं B ऑप्शन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे। तो इसको एडिशन थ्योरम से लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट,
और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसा कि मैंने रिजल्ट में बताया है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। अब देखो तो क्या ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तभी तो ये आंसर आएगा ना, तो कहोगे नहीं क्योंकि ये सब 0 से 1 है तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी 0 से 1 होंगे, तो इन जनरल क्या होगा, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। और पहला क्यों गलत कर दिए हैं, तो पहला इसलिए गलत किए हैं, जैसे आप पूछ रहे होगे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो आपने लिखा था तो वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है ना। एक मिनट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा है ना आपने, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 आ गया, विच इज़ रॉन्ग क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में दिया है। इस वजह से पहला ऑप्शन को मैंने क्या किया था, गलत कर दिया था। तो ये ध्यान रखना, कुल मिला के बेस मतलब क्या कहते हैं उसको, एडिशन थ्योरम, वेन डायग्राम, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप हैप्पी होंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेंगे, है ना। ये और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, वैसे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक बेसिक सा क्वेश्चंस कराएंगे इसके बाद, ताकि मान लीजिए कभी गलती से पेपर आ ही गया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में तो आप उसको कर लें। थोड़ा क्रिएटिविटी होनी चाहिए जेईई के पेपर में। तो ये आपको समझ में पूरा आ गया होगा, मैं वैसा उम्मीद करता हूँ, है ना। कैसे स्टार्ट किए, इस लाइन से पकड़ लिए इंडिपेंडेंट, ये आंसर तुरंत टिक किया, इन दोनों को फॉर्मूले के बेसिस पे टिक करते गए। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी एक टाइम पास क्वेश्चन है कह सकते हो, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट कर दिया, ये 0 से 1 कर दिया पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये सब 0 से 1 के बीच में है, तो आप कह सकते हो दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1, मतलब ये 0 तो नहीं होगा ना, तो ये कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, गलत हो गया। ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होंगे, तो थ्योरी पार्ट में ही पढ़ा था, ये भी थ्योरी पार्ट में पढ़ा था। लास्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्लस कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी। तो ये हम लोग जानते हैं जब बी के भाई साहब होने से ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि प्रोबेबिलिटी पे, तो ये आ जाएगा, और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। तो आंसर इज़ BCD। ये बहुत ही आसान लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, LC टाइप का। LC मतलब लिमिटिंग कॉर्नर है या ITBHU का, यहाँ पे LC का मतलब होता है लल्लू छाप, है ना, ध्यान रखना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। इतने टाइम पास क्वेश्चन नहीं है, बेहतर क्वेश्चन आएंगे आपके, इतने बेहतर आएंगे कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप कम से कम 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की गारंटी है मेरी, है ना। बाकी अदर चैप्टर में आप देखोगे 3 में 3 की गारंटी देता हूँ, लेकिन इसमें मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो टेम्परामेंट बेस्ड होता है, कभी कभी क्लिक करता है कभी नहीं करता है ना, डिपेंड करता है। तो अब आप लिखिए। देखो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जेईई एडवांस में, लेकिन ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत एरिया का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है। 2 रियल नंबर्स x एंड y सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन दैट 0 से 1 ये दोनों हैं। लेट a बी द इवेंट सच दैट y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू x। ऐसे एरिया में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और b इज द इवेंट सच दैट x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू y। तो इन दोनों को एक बार बनाया जाए 0 से 1 के बीच में, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये y इक्वालिटी लगा के बनाओगे y स्क्वायर इक्वल टू x, तो क्या होगा, ये ऐसे अपवर्ड पैराबोला, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्या है, ये ओपनिंग राइट साइड है और ये ओपनिंग अपवर्ड है। ये है आपका 1 1। तो इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर रखा है और इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कर रखा है। अब ये कह रहा है कि जो वाई स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स है। लेस का मतलब कि हमारे इस पैराबोला के नीचे वाला टर्म, फिर y जो है एक्स स्क्वायर से ऊपर है, मतलब ये ग्रेटर वाला टर्म। हम लोगों ने एरिया में ये ऑलरेडी पढ़ा है। वैसे ये 0,1 होगा, ये 1,1 होगा, ये आपका 1,0 होगा। ये बाउंस मारेगा आप लोगों के ऊपर से, परेशान मत होइएगा। इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये इक्वल पार्ट में होता है। ये हम लोगों ने प्रूव किया था, ये तीनों 1/3 होते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बारे में बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा एक बार देखते हैं। तो ए बी द इवेंट सच दैट एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स है। तो इधर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ये वाले सेक्शन को
ए कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, हमें ये नहीं बनाना चाहिए था, नहीं तो आप कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखो कि ए इंटरसेक्शन बी, ये एरो से समझ जाओ, नीचे वाला इसको ए कह रहे हैं, इस ऊपर वाले को बी कह रहे हैं, तो ये हो गया 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो ये भी 2/3 होगा। और दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। क्या इन तीनों मतलब ए और बी का यूनियन 1 है, तो इन दोनों का सम करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 3/3 1 आएगा। तो 1 का मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट, इंटरसेक्शन 1/3। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन है। क्या इंडिपेंडेंट है, क्या ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया। मतलब देख रहे हो ना, एरिया से ये बहुत अच्छे से लिंक करेंगे। और ये कैसे 1/3 आया, ये एरिया अंडर कर्व में आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन मेथड से एरिया तो आप निकाल ही लोगे, निकाल लोगे ना एरिया। अरे भाई ये स्क्वायर का एरिया हो और ये निकाल लेना इंटीग्रेशन मेथड से। अब कई कह रहे हैं कि सर एरिया निकलवा दीजिए ना, बड़ा बढ़िया रहेगा। अरे तो इस एरिया को आप A3 मानोगे तो ये क्या होगा, 0 से 1 और x² dx, तो इसका क्या होता है जी 1/3। तो जैसे 1/3 होगा उसी लॉजिक से ये 1/3 होगा, तीनों का सम 1 होना चाहिए, तो ये 1/3 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन आप इस क्वेश्चन में टेंशन में होंगे कि सर ने ऐसा क्वेश्चन कभी कराया नहीं, आज क्यों करा रहे हैं। तो बेटा एडवांस है, एडवांस में थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होती है। और उनके पास टॉपिक क्या है क्रिएटिविटी के लिए, तो टॉपिक है आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इसको पेशेंस से पढ़िएगा, है ना। और इसमें हमें बार बार मिटाना भी होगा, तो हम पहले से ही अपना मेहनत कर लेते हैं। ए बैग इनिशियली कंटेन 1 रेड एंड 2 ब्लू बॉल। मतलब बैग में क्या है, तो बैग में अपने पास है 1 रेड और 2 ब्लू बॉल है। आगे बढ़ते हैं। An experiment consisting of selecting a ball from at random, noting its color, replacing it together with additional ball। मतलब इससे एक बॉल निकालते हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये कर रहे हैं एक बॉल निकालने के बाद कि आप कह सकते हो कि एक बॉल जैसे ही आपने निकाला तो एडिशनल उसी कलर की बॉल को आप मतलब उसी में अपपुट कर दे रहे हो। और आगे लिखा है 3 सच ट्रायल्स आर मेड। मतलब एक करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है। तो अभी 3 सिचुएशन है, जब एक निकालेंगे और एक डाल देंगे तो 4 हो जाएगी, फिर एक निकालेंगे एक डालेंगे तो 5 हो जाएगी, और एक निकालेंगे और एक डालेंगे तो स्टार्टिंग में क्या था, जैसे एक निकाला फिर दूसरा निकाला, तीसरा निकालेंगे तो सिचुएशन क्या रहेगी, तो 5 बॉल हो जाएंगी ना, क्योंकि 2 एडिशनल पड़ चुकी हैं। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल इज़ ड्रॉन। देखो तो इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे किया जाएगा, है ना। तो पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट, तो हम लोग रिक्वायर प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, इसको P1 लिख देता हूँ, है ना। तो एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल चाहिए। तो कहो कि सर एक में से वो केस हटा दीजिए जब तीनों में रेड आपने ड्रॉ कर रखा है। अब ये तीनों रेड कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा अलर्ट रहिएगा। पहला जब हम लोग रेड निकालने जाएंगे, फर्स्ट रेड, तो ये हमें सिचुएशन दिखेगी, है ना। तो फर्स्ट में ये सिचुएशन दिखेगी तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। लेकिन जैसे ही दूसरा, पहले में रेड आ गया तो आपका अब तो ये RRBB बन गया ना, तो दूसरे में कितने रेड होंगे, तो आप कहोगे 2 हो जाएंगे, 2/4। और तीसरा रेड में क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगी। ये समझना दोस्तों, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जब पहली बार हमने बॉल को निकाला, रेड बॉल को, तो एक रेड और रख दिया तो 2 रेड हो गई ना, फिर 3 रेड हो गई। तो यहाँ पे 2/4 लिखा है, यहाँ पे 3/5 लिख देंगे। तो ये थोड़ा काउंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से करिएगा काउंट। ये कितना होता है भाई, ये 2 होता है, तो 1 - 1/10 मतलब 0.1। और ये ध्यान रखना ये आ जाएगा, क्योंकि एक पार्ट में यूज़ करेंगे इसको 0.9। तो ये तो सही है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल, तो अब बी ऑप्शन को देखते हैं। अब हमें ब्लू निकाल लिया, अब रेड को निकालना है, तो अब इसको हटाते हैं, है ना। तो 1 - ब्लू, रेड निकालना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ BBB लिख देंगे। समझिएगा, क्योंकि इसी पार्ट में आंसर छुपे हुए हैं सबके, है ना। तो पहला बी निकालते हैं,
क्योंकि भाई अब क्या करेंगे, एट मिनिमम का मतलब कि टोटल में से 9, और 9 मतलब कि पहला ब्लू, दूसरा ब्लू, तीसरा ब्लू। तो पहला ब्लू में ये कंडीशन आएगी 2/3 की। जब एक ब्लू निकाल चुके होंगे, क्योंकि ट्रिपल बी करना है, तो पहले बी के बाद ये हो जाएगी सिचुएशन आर, फिर अगले बी के बाद ये हो जाएगी 3 की जगह 4 बी हो जाएंगे, और यहाँ पे आर कर देंगे। तो अगला बी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 3/4, उसका अगला 4/5। तो ये सब तो कैंसिल वंसिल हो रहे हैं। 1 माइनस ये कितना होता है, 0.4 ही होता है ना जी, ध्यान देना। तो 0.6 ये भी सही है ना। तो यहाँ से ये ट्रिपल बी वाला भी आ गया। देखो इसको कैसे उठाएंगे, सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल आर रेड गिवन दैट ऑल द बॉल्स आर द सेम कलर। तो ऑल द बॉल ऑफ द सेम कलर में ट्रिपल बी हो सकता है या ट्रिपल आर हो सकता है। तो ट्रिपल आर के लिए मैंने आपको सिखाया है 0.1, और ट्रिपल बी के लिए पॉइंट कहाँ है, 4। ये ध्यान रखना, ट्रिपल बी का ये हमने वैल्यू निकाला है, दोबारा नहीं निकाल रहे हैं। और क्या है भैया, रेड। तो इसमें रेड वाला कौन है, तो रेड वाला कहोगे ये 0.1 है। तो ये 0.1/1 बाई कितना हो गया, 5। 1/5 का मतलब 0.2। तो ये भी सही हो गया। ये जो इतना फटाफट कर रहे हैं ना, ये जो डब्बे बना रहे हैं, इसको ध्यान रखना, आपको भी डब्बा बनाना है एग्जाम हॉल में। डब्बा बनाएंगे तभी तो IIT JEE के पेपर को पैक करेंगे ना, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा स्मार्टली कर रहे हैं। ये जो मैं एक केस बना रहा था ना, अगर आपको डाउट होता है तो आप तुरंत वीडियो को रिप्लेस मार दो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रीमियर आप देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, है ना। तो ये हम कह रहे हैं कि ट्रिपल आर का आंसर यहीं छुपा था, ट्रिपल बी का, वो जिसको तीसरे पार्ट में हमने यूज़ किया। क्वेश्चन लिखते समय मेरे को क्लिक कर गया था कि वो चीज़ वहाँ यूज हो रही है। अब लास्ट ऑप्शन में आते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 ब्लू इज़ ड्रॉन इज 0.2। अब इसको मैं बताने के लिए इन भाई साहब को हटाऊंगा, तो आपके सामने ही हटा देता हूं। तो अभी तक ABC ऑप्शन टिक कर चुके हैं। अब इस लास्ट ऑप्शन के लिए दोस्तों हमारे पास थोड़ी जगह कम है। आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप प्रमोट भी ज़रूर करेंगे, सबसे शेयर करेंगे, सबसे शेयर करवाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, है ना। 10 का मैंने जो टारगेट दिया है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक कर भी लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो देखिए जो D ऑप्शन है, आप कहोगे कि सर एग्जैक्टली 1 ब्लू, तो ऑप्शन क्या क्या है, रिक्वायर। अब देखो ये एक प्रकार से P4 लिख देता हूँ। तो एग्जैक्टली 1 ब्लू में क्या हो सकता है कि इस तरह से लिख दें, और RBR लिख दें, और RRB लिख दें, इस तरह से कर सकते हैं। वैसे इन तीनों पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आप एक काम करिए, 3 टाइम्स कर दीजिए और एक आंसर लिख दीजिए। तो पहली ब्लू, फिर से वही सिचुएशन बनाते हैं अपने पास। स्टार्टिंग में ये फर्स्ट स्टेज है, जब 1 और 2 ब्लू था, है ना। एक कोई आंसर लिख दो, उससे आ जाएगा आंसर, क्योंकि आप देखोगे इन सबके आंसर सेम ही आएंगे, है ना। ये आप आराम से निकाल सकते हो। मैं किसी एक का निकाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसी को डिसाइड किया, तो पहला ब्लू, तो 2/3, तो एक अभी कितने हो गए, तो कहोगे कि एक और ब्लू लाइए। अब दूसरा ब्लू जा रहे हैं, तो 4 ऊपर 3, 1 मिनट रेड निकालने का ना, तो 4 1/4 लिखोगे ना यार। और फिर अगली बार में क्या करोगे, तो कहोगे कि एक रेड उठा के ला जाइए, और यहाँ 3 भी हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे देखो, तब फिर से रेड, तो 2/5। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, तो ये 3 भाई सब लोग चले गए, ये बेचारे अपने 4 चले गए, ये भी कितना आ गया 0.2, है ना। 3 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, क्योंकि मैं कह रहा था तीनों की वैल्यू सेम है। अगर आप मान लीजिए नहीं यकीन मानते हैं, तो मैं इसको निकाल के एक को और दिखा देता हूँ। जैसे R आप निकाले होंगे तो आंसर क्या लिखे होंगे, तो 1/3। लेकिन R आप निकाले होंगे तो दोस्तों 2R लिखे होंगे दूसरे केस में, लेवल 2 में, है ना, ये लिखा होगा। तो दूसरी बार R निकालने का 2/4, और अगली, तो अब क्या हो जाएगा सिचुएशन, ट्रिपल R और डबल B होगा। तो फिर ब्लू निकालने का तो 2/5। तो आप ध्यान से देखो, ये जो डब्बा है वो इसी डब्बे के तो इक्वल है, 2 2 2 2 3 4 5 3 4 5, है ना। यही मैं कह रहा था कि ये सेम आएगा। तो ये कितना आया 0.2। तो पता चला बेचारा ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो ये बहुत ही बेहतर और बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का। ये आ जाए तो आश्चर्य मत करना, और इस तरह का आ जाए तो आश्चर्य मत करना, है ना। वो ज़्यादा जैसे 3 केस है ना, थोड़ा आसान कर दे 2 केस में, तो उस तरह से क्या होगा, हमें केवल 2 ही केस कंसीडर करने होंगे। ये मैंने एक केस के लिए लिखवाया था, ये लेवल 1, ये लेवल 2, लेवल 3। आप ऐसे लिख लो L1 L2 L3, ताकि आपको याद रहे भैया 3 बॉल निकालनी है तो तीनों में सिचुएशन क्या क्या है
है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो बॉल निकाल रहे हैं उसी कलर की एक एडिशनल बॉल पिक उसी में पुट कर दे रहे हैं, तो हम क्या हो रहा है, अगले स्टेज के लिए नंबर बढ़ जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। और ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपका इंडिपेंडेंट है, सब है कि नहीं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी बात पे हम लोग करते हैं अपना क्या किया जाए, बताओ। ये हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे थे, अब पीएनसी के भी कुछ करेंगे। द 9 हॉरिजेंटल लाइन एंड 9 वर्टिकल लाइन्स ऑफ 8x8 चेस बोर्ड फॉर विच आर रेक्टेंगल एंड एस स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एस बाई आर इज इक्वल टू। अगर आप हमारा जेईई मेन क्रैश कोर्स का देखे होंगे तो इन दोनों की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, वो तो जिसको याद है वो तुरंत लिख डालेगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नहीं देखे हैं या भूल गए हैं, तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये चेस बोर्ड है ना, ऐसे बनाएंगे तो समझ सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है बनाने का कि आप क्या करिए, पहले हाफ हाफ करिए, ये हाफ हाफ हो गया, फिर एक बार और हाफ करेंगे, इधर भी, फिर एक बार और हाफ करेंगे, तो हाफ 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 हाफ, उसी तरह से इस तरह से हाफ 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 हाफ, है ना। तो ये कितनी लाइन्स है, 9। ध्यान देना। तो जहाँ तक कह रहा है कि आर रेक्टेंगल्स है, तो इन 9 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, और इधर के 9 में से कोई भी 2 लाइन ऊपर वाला वर्टिकल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 36 इंटू 36। रेशियो निकालना है, तो इसी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहने देंगे। अब स्क्वायर्स का जो नंबर है ना, वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। मैंने उस टाइम भी एग्जांपल दिया था। मान लीजिए ऊपर 4 लाइन है ना, पहले मैं समझा देता हूँ, और नीचे यहाँ पे 5 लाइन है सपोज़, है ना। यहाँ हमने 5 लाइन खींच दिया, 4 और 5। तो इसमें क्या होता है ना कि साइड लेंथ 1, 2 और 3 साइड लेंथ का मैक्सिमम स्क्वायर बन सकता है ना। ये साइड लेंथ है, साइड लेंथ, और नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स, तो 1 साइड लेंथ के डब्बे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 गिनोगे। 2 साइड लेंथ वाले गिनो, थोड़ा ध्यान से देखो इधर, 1, ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, और 3 साइड लेंथ वाला है, 1 और 1 नीचे शिफ्ट करेंगे तो 2। इनको जब लिंक करोगे ना नंबर ऑफ़ लाइन से, तो ये जो लाइन है, ये पहला है 4 - 1 इंटू 5 - 1, ये दूसरा है 4 - 2 इंटू 5 - 2, और ये 4 - 3 इंटू 5 - 3। कुछ चमका क्या, चमका कि ये कहोगे कि सर ये साइड लेंथ वाला यहाँ पे पार्ट लिख रहे हो। अब यहाँ क्या है, तो 1 साइड लेंथ, 2 साइड लेंथ, 3 साइड लेंथ, 4 साइड लेंथ, 5 साइड लेंथ सब बन सकता है। तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितना बनेगा, तो 1 साइड लेंथ वाले लिखेंगे। नंबर ऑफ़ लाइन्स आपकी कितनी है, 9 है, तो 9, तो ये सेम नंबर्स हैं। फिर 9 - 2 का होल स्क्वायर इस तरह से लिखोगे, मल्टीप्लाई करके 9 - 8 तक बनेगा। और हम लोग को मालूम है 8 साइड लेंथ का सिर्फ एक बड़ा डब्बा बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, 8 स्क्वायर तक का सम। वो चीज़ होता है 8 इंटू 8 कितना होता है, n+1 2n+1/6, तो ये हो जाएगा 204। हमने कैलकुलेशन किया हुआ है पहले से। अब चाहो तो इसी तरह से लिखो, क्योंकि कैंसिल करना है इन सबको। तो और एक चीज़ ध्यान रखना कि एक होता था प्रॉपर रेक्टेंगल, जो हम लोग क्या करते थे, ये जो रेक्टेंगल निकाले हैं ना, इसमें स्क्वायर्स भी शामिल हैं। तो अगर कहेगा प्रॉपर रेक्टेंगल तो क्या करेंगे, पहले उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या पूछ रहा है जी, S/R, तो S लिख देते हैं। कहाँ गया S, ये है ना। आप चाहो तो ऐसे ही लिख दो, मैं कह रहा था कि कैंसिल वैंसिल होंगे, सब बचा के रखना। ये कितने होंगे भाई, तो 12 17 ही लिख दिया जाए। 12 इंटू 17 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 36, और ये भी 36, तो ये क्या हो गया 3, और ये 17/108। देखो तो आंसर है, कहोगे कि यस सर, सी ऑप्शन है। कुछ पल्ले पड़ा, क्या पढ़ा, क्या शिक्षा मिलती है इस क्वेश्चन से, तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि जेईई एडवांस का कोर्स संडे को आएगा और इसको हम फोड़ फाड़ के आ जाएंगे और IITian बन जाएंगे। और क्या शिक्षा मिलेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, माइंड मत करना, है ना। आप जानते ही हो, आप भी फोड़ के आओगे इस बार पेपर, मेरे को पूरा भरोसा है। इसीलिए आप मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे चैनल को अभी तक प्रमोट सब कर चुके होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब कुल मिला के नंबर चेंज करके आपके साथ गेम खेल सकता है ना। तो अब आगे बढ़ा जाए, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ए रैक हैज़ 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज़, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 शूज़ कैन बी चूजन सो दैट फ्रॉम इट सो दैट देयर विल बी नो कंप्लीट पेयर। जैसे हमने 5 जोड़ी जूते रखे हैं रैक में, तो टोटल पीस कितने हो गए 10, तो 10 में से 4 पीस सेलेक्ट कर रहे हैं और कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन ये हस्बैंड वाइफ वाले, कपल वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनको आप कनेक्ट कर लेना इससे, है ना। और इस एनालॉजी के थ्रू जैसे ही मैं ये बताऊंगा उसी तरह से आप क्वेश्चन, अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता कि देयर आर 5 डिफरेंट कपल्स इन विच 4 पर्सन कैन बी सिलेक्टेड सो दैट देयर इज़ नो कपल, तो तभी भी आंसर यही लिखेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि इसी लॉजिक से करेंगे, जैसे वो पेयरिंग वाला कंसेप्ट से। तो ये क्या है भाई, तो A1 मान लीजिए इधर है B1, ये A2 B2 A3 B3 A4, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ समझाने के लिए, B4 A5 B5, ये हैं आपके 10 पीस। क्या करेंगे भाई, तो इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 में से आप कहोगे कि ये सर 5 जोड़ी है ना, सर 5 जोड़ी में से 4 पेयर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 4 को हमने इसी पे हाइट रखा, 4 ये 4 हुए, तो सबसे एक शूज़ सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2 ये है आंसर। तो ये 5 और दूसरा वाला क्या है 16, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 80 के वैल्यू के इक्वल आएगा। क्या किया मैं फिर से बताता हूँ, ये 5 जोड़ी जूते थे, तो आपको 4 ऐसे, क्या इन दोनों को सिलेक्शन कर सकते हैं, तो कहोगे नहीं, कोई कंप्लीट पेयर नहीं होना चाहिए। तो आप इन 5 में से क्या करिए, 4 का सिलेक्शन करिए, और हर ग्रुप में जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, और सबको कंसीडर करना है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5C4 × 2 की पावर 4, ये कितना आएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, और 5C4 5 होता है, 16 16 5 जा 80, तो लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कौन सा करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद सोचेंगे। कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 10 लोग लाइन से खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, और आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि उन 10 में से 3 का सिलेक्शन करो, ये 4 का मान लीजिए सिलेक्शन करते हैं। मैंने कहा उन 10 में से 4 का ऐसे सिलेक्शन करो कि कोई भी कंजुगेटिव ना हो, तो उसको हम लोग गैप मेथड से सिलेक्शन करते हैं। वो कैसे, तो ये जो स्टेप है ना, वो ध्यान रखना। हमने क्या कहा था, आपको क्वेश्चन दिया हूँ कि 4 का सिलेक्शन करना है और कोई भी कंजुगेटिव नहीं होना चाहिए, नो टू देम आर कंजुगेटिव। तो पहले उन 4 को उड़ा देते हैं, मान लीजिए गायब कर देते हैं, पब्लिक गोली नहीं मारना है, उन सबको हटा देना है। एज्यूम करिए गायब हो गए सब, कितने बचेंगे 6, 6 के कारण गैप कितने बनेंगे, तो 7। मैंने क्या कहा, पहले उनको उड़ाओ, फिर बनेंगे 6, 6 में गैप कितने होंगे, तो 7 होंगे। तो उन 7 गैप में 4 का सिलेक्शन कर लीजिए, और एज्यूम करिए कि वो जो गैप सिलेक्शन है उसी में से वो उड़ के भागे हैं, तो ऑटोमेटिक वो दूर दूर हो जाएंगे। तो ये लॉजिक होता है। जैसे अगर मान लीजिए 10 में से 3 का सिलेक्शन करना होता तो 3 को उड़ा देते, तो कितने बनते हैं 7, 8 गैप बनेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें n में से r को सेलेक्ट करना है तो n-1 + 1 r n-r लोग बनेंगे, गैप बनेंगे n-r + 1 CR। वही है ये क्वेश्चन। Pn denotes the number of ways in which 3 people can be selected out of n people sitting in a row। याद रखना, इन ए रो इन ए सर्किल 2 पार्ट होता है इसमें, सर्किल में कुछ और करते हैं, वो भी हम कराएंगे क्वेश्चन। such that no to them are consecutive। तो पहले Pn की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, 3 को सेलेक्ट करना था ना 3, तो पहले 3 को उड़ा देते हैं, ये गैप बनेंगे और उसमें से 3 गैप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ n-2c3। तो आप कहोगे सर P ऑफ n+1 क्या होगा, n की जगह n+1 रख दो तो n-1c3। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो सिंस P ऑफ n+1 माइनस P ऑफ n की वैल्यू कितनी है, सॉरी 15 के इक्वल। तो अब ये सॉल्व करते हैं, तो P ये आ गया n-1c3 और ये डिफरेंस कर रहे हैं n-2c3। अब ये करते जाओ, आप हमारे से पहले कर लोगे। एक तो चेक कर सकते हैं ऑप्शन, और दूसरा ये है कि क्या है बताओ, इसको हम लोग जानते हैं कि n-1c2 + n-1c3 लिखते हैं। एक बार देखो तो, नहीं ये गलत लिखा हूँ, अब एक बार सही चेक करते हैं, क्योंकि ये सेम होता था और ये का डिफरेंस होता था तो क्या करते थे, बड़े वाले को रखते थे और इनमें एक इंक्रीज करके लिख देते थे।
n-2 C3 इक्वल टू 15। तो ये भाई साहब उड़ गए। n-2 C2 का मतलब n-2 n-3 अपॉन 2 इक्वल टू 30। अब n की वैल्यू देखिए तो कौन, 6 5 30, तो 6 इसको लाने के लिए n की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 8 करनी पड़ेगी। अब क्वाड्रेटिक से बचना हो ऑप्शन चेक कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक में भिड़ सकते हैं, क्वाड्रेटिक को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कह सकते हो कि ये जो कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और उसके बाद तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। हो गया ना। तो आगे बढ़ जाऊँ, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें पिछले पार्ट की तरह Pn है आपका, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 पीपल आउट ऑफ n सीटिंग इन ए रो इफ़ नो 2 ऑफ देम आर कंजुगेटिव। तो मैंने बता ही दिया आपको कि Pn की वैल्यू है यहाँ पे n माइनस, क्या करेंगे, 3 को उड़ाएंगे, गैप बनाएंगे और इसमें से 3 का सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन Qn जो है वो सर्किल पे है। अब ये सर्किल वाला ना थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। तो मान लीजिए इनके नाम हैं A1 A2 A3 A4, कुछ लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ A7 होगा, या कुछ और लिख देते हैं A5 A6 A7। इस तरह से आप कहोगे कि सर A ऑफ n-1 होगा, है ना। तो क्या करते हैं दोस्तों, देखो Qn 3 को उठाना है तो किसी एक को उठा लेते हैं, क्योंकि सब लोग हमारे लिए अलग अलग हैं। तो मान लीजिए ये गया, तो इस चक्कर में ये 2 चले गए, क्योंकि कंजुगेटिव नहीं हो सकते। अब ये क्या है, ये लीनियर है हमारे लिए, क्योंकि कट गया ना सर्किल। तो कितने ऑब्जेक्ट बचे, तो n-3, उसमें से अब हमें 2 का सिलेक्शन करना है, सच दैट नो 2 देम आर कंजुगेटिव। तो ये लीनियर वाला कंसेप्ट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपने एक्चुअल आंसर का ये आंसर 3 टाइम्स आएगा। कैसे, अगर आप मान लीजिए इस तरह का आपने कॉम्बिनेशन बनाया होता, तो आप हो सकता है NC1 में भाई साहब A1 का नंबर लगा हो और इन दोनों में A3 A6 आया हो। ऐसा भी हो सकता है NC1 में इस A3 का नंबर हो, फिर NC1 में इस A6 का नंबर हो, और ये बाकी दोनों में क्या है, ये आ जाए। तो कहोगे कि तो सेम कॉम्बिनेशन है सर, तो डिवाइडेड बाई 3 लिख देंगे। इसको आप याद रखिएगा। तो ये क्या है n, ये कितना होता है, तो n-5 है ना ये, तो n-4 हो जाएगा ये। तो लिखेंगे n-4, आगे n-5 अपॉन ये 2 और ये 3 6, और ये Pn कितना था, तो ये n-2, तो n-2 n-3 n-4 अपॉन 6, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। तो n-2 से स्टार्ट करते हैं, तो n-2 n-3 n-4 माइनस n-4 n-5 अपॉन क्या लिखेंगे 6। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई हम लोगों को, कहाँ है ये, 6 है। तो देखो इसमें दोस्तों क्या होता है, n-4 कॉमन ले लो, फिर क्या होगा कि ये n² बन गया सर, ये -5n + 6, और ये कितना हुआ, तो n² - 5n, तो ये +5n हो जाएगा। तो ये 6 वाले भाई साहब लोग कैंसिल हो जाएंगे। मतलब पहले ये n² और 5n बेचारे उड़ गए, फिर ये 6 चक्कर में गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 10 आ गई। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, आपसे इससे वैल्यू कैलकुलेट करवाई जा सकती है ना। तो ये जो लास्ट वाला बताए हैं पॉलीगन वाला, कि एक को फिक्स किया, पर इस चक्कर में 2 चले गए तो 3 कट गए, तो ये हमारे लिए लीनियर बन गया। तो लीनियर वाली थ्योरी लगा दी है, क्योंकि सर्किल तब होता है जब हमारे पास पूरा फ्लेक्सिबल करने का ऑप्शन होता है। लेकिन ये तो काट दिया ना हमने, काट दिया, तो ये क्या हो गया, लाइन वाला कंसेप्ट लगाओ। बस अब क्या है कि ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं n-3, लेकिन हमने कहा कि ये 3 टाइम्स रिपीट होगा, उसके लिए ये ट्रायंगल बना रखा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद का कैलकुलेशन तो यार आप टाइम पास है कर ही लोगे, नंबर वेरिएशन करें एग्जाम हॉल में तो वो भी कर ही लोगे, है ना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, टेस्टी सा है, बढ़िया सा एकदम तड़का टाइप का, है ना। अब इसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ये डिक्शनरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये एग्जैक्टली उसी टाइप का है। आपको अगर डिक्शनरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे जेईई मेन की क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में डिक्शनरी टाइप प्रॉब्लम करके थंबनेल वाले जो चैप्टर है, हमारे ख्याल से 4th या 5th टॉपिक लेक्चर होगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जेईई मेन में देखे ही थे, कई पेपर में आया था डिक्शनरी टाइप के प्रॉब्लम, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, और डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्लियर,
मतलब 1 2 3 4 5 टाइप का नंबर। तो इस तरह में जो हमारा 97 नंबर होगा उसमें कौन सी डिजिट नहीं आएगी ये बताना है। तो देखते हैं, मतलब पहले तो टोटल की ही बात कर लेते हैं। तो अपने नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होती हैं 0 से लेकर आपकी 9 तक, लेकिन 0 हम लोग नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो 0 को ले सकते हैं। तो 9 में से क्या करें, 4 को डिजिट सेलेक्ट कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 126, मतलब 97 इसी के 97 इसी नंबर के अंदर है। तो देखो जैसे डिक्शनरी में क्या करते हैं, एक को फिक्स कर दिया, और याद रखना यहाँ पे केवल और केवल 5 पोजीशन है ना। तो 1 से स्टार्ट होने वाला अगर टोटल यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं, केवल टोटल तो लिख चुके हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले तो 4 पोजीशन। तो कहोगे कि सर एक तो बेचारा चला गया, तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, क्या करेंगे सर, तो 8 जो बचे हैं, मतलब कौन से 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 में से 4 डिजिट सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको अरेंज करने का एक ही ऑप्शन है। तो ये थोड़ा निकालिए तो कितना होता है, तो 8 7 6 5 अपॉन 24, तो ये कितना होता है, ये 2 होगा, तो ये हो जाएगा 70 हो गया ये। अगर हम 2 से स्टार्ट होने वाला लिखेंगे, मान लीजिए टोटल लिखते हैं 2 से स्टार्ट होने वाला, तो अब हमारे पास कितने होंगे, तो टोटल यहाँ पे लिखना होगा आपका 7C4। एक बार देखो ये 4 है ना, तो 3 से लेकर मैंने 1 से लेकर 9 में 2 चले गए 7 ही 7C4 करेंगे अगर, तो 7C4 कितना होता है, तो कहोगे कि सर 7C4 होता है 7C3, तो 6 5 35, और ये 105 पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करते हैं केसेस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि हम लोग आगे ना जा पाएँ। तब होगा 4 से लेकर 9, अब 4 से लेकर 9 कितने हैं, तो 4 5 6 7 8 9, 6 डिजिट, और 6 में से 3 का सिलेक्शन, तो ये होता है 20। 70 और 20 कितने हो गए, 90। कहाँ पहुँचना है, 97 पे। अब आते हैं, है ना, और 2 3 के बाद किसको फिक्स करेंगे, अब 2 4 रखेंगे। तब 2 4 के बाद 5 6 7 8 9, 5 डिजिट, और 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 को, तो ये हो जाएगा 10। ये फिर क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, 1 मिनट देखो, तो 5 6 7 8 9, 5 डिजिट हैं, और जिसमें 3 का सिलेक्शन करना है, और अरेंज करने का 5C3 10, तो ये 100 तक पहुँचेंगे। तो ऐसा करते हैं 2 3 के बाद 2 4 के बाद अब यहाँ 100 पहुँच जा रहे हैं, तो 2 4 5 यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ गिनते हैं कौन कौन से होंगे, तो ये कितने पहुँचे थे, 90, है ना, 90 और 6 हो जाएंगे 96। एक मिनट, ये कैसे हो रहा है भाई, 1 4 हो गया, 1 हो गया, 2 3 2 4 वाले सब निकालेंगे तो 10 निकल रहे थे। तब ये केसेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो 2 4 5, तब यहाँ कितने होंगे गिना जाए, तो 5 6 7 8 9, 4 डिजिट, और 4 में से 2 का सिलेक्शन, तो ये हो गया 6। अब ये 2, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 7, यहाँ 8, तो यही है अपना वो 97। तो इसमें कौन नहीं है, गिनो कौन नहीं है भाई, तो 8 है, 7 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, तो ये है लास्ट सेकेंड ऑप्शन। लेकिन ये डिक्शनरी की तरह करिएगा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो ABCD, लेकिन हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 97 नंबर पे कौन आएगा वो लिख के फिर कंटेन करें। ये डिजिट वाला वैसे मैंने बताया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना। एक 70 लिखे, एक 20 लिखे, एक 6 लिखे, और उसके बाद 97 2 4 6 7 8, हाँ सही है दोस्तों ये आंसर। तो आंसर इज़ 5, इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन में है, ए कमेटी ऑफ 5 इज़ टू बी चूजन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 9 पीपल। टोटल 9 लोग हैं, इसमें 5 का कमेटी चूज करना है, तो 9C5 इज़ द टोटल बेस। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्टेन मैरिड कपल, कोई मैरिड कपल है उसमें, मतलब कि वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब ये लिखा है कि सर्टेन मैरिड कपल आइदर सर्व्स टुगेदर, मतलब दोनों या तो होंगे या तो नहीं होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए वो मैरिड कपल AB है ना, तो इसमें NS निकालिए और NE निकालिए, सीधे NS NE लिख देते हैं। पहले तो ये आएंगे, AB मान लीजिए एंट्री कर गए, तो अब हमें टोटल 3 लोग चाहिए आउट ऑफ 7, क्योंकि 9 में 2 ही हैं, तो 7 और
और अगर ये दोनों भाग गए तो कहोगे कि 5 अभी चाहिए टोटल आपका 7। तो ये हो गया NE और NS कितना हुआ, 9 में से 5 का सिलेक्शन। तब ये जोड़ लो कितने होते हैं, तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपका 7C3। अब ये सब हम लोगों को निकालना होगा क्योंकि आंसर सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो 7 6 क्या लिखते हैं 5 प्लस, एक मिनट चेक कर लेना सही से, सही है ना, एक बार आंसर देखते हैं पूरा निकाला जाए। तो 7C5 इज 7C2। तो 7C2 का मतलब देखिए 5 को सिलेक्शन करना था, ये आ गए तो 3 ही सिलेक्ट हुए, मतलब 3 का ही सिलेक्शन करना है क्योंकि 2 ऑलरेडी मैरिड कपल हैं और जब भाग गए हैं तो हमें 5 के 5 चाहिए आउट ऑफ 7, क्योंकि 9 टोटल थे। तो ये हो जाएगा 7C2 होता है ना, तो 7 × 6/2 और ये नीचे 9C5, मतलब ये तो डायरेक्ट 9C4 126 याद ही रहता है हम लोगों को। तो ये 6 कैंसिल हो गए, यहाँ 3, तो ये 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 5 और 3 8 हो जाएंगे 8/126। तो ये देखिए ध्यान से, ये कटेगा क्या, 7 बजे टेबल पढ़ना पड़ेगा यार इसका। क्या होता है ये, 7 तो ऊपर दिख नहीं रहा है, मतलब ये कैंसिल हो रहा है। 7 कम है 7 और 7 8 56, 8/18 आ रहा है। 8/18 का मतलब 4/9, 4/9 इज़ द सी ऑप्शन। एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, कहीं भावनाओं में खो तो नहीं गए। नहीं सही है आंसर। तो देखो ये है, इसमें क्या किया है हमने, एक बार दोनों को भेज दिया और एक बार दोनों को भगा दिया। तो जब दोनों को भेज दिया तो 2 चले गए, तो 5 में से कितने चाहिए आपको, 3 और चाहिए क्योंकि टोटल 5 था। 2 पेयर आ चुके हैं, कपल जिसको कह रहे हैं, है ना, सर्टेन मैरिड कपल या हस्बैंड वाइफ मान लीजिए हैं, तो एक साथ जो हैं तो आ गए, तो बाकी 3 अभी चाहिए। और जब दोनों भाग गए तो अभी हमें 5 चाहिए। तो ये हो गया रिक्वायर्ड केस और ये हो गया टोटल केस। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रेशियो। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपने लिख दिया और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें क्या है कि टोटल अपने पास देखा जाए तो 20 लोग हैं, जिसमें 2 वुमेन हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, 10-10 का ग्रुप बनाना है। ग्रुपिंग के लिए हम लोग डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। 10-10 बोल दिए मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ फिक्स्ड। और जब 10-10 है, 2 इक्वल ग्रुप है, तो उसके एडिशनल फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं। तो कह रहा है कि आगे कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वुमेन इन द सेम ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, NS और NE लिखते हैं। NS क्या हो जाएगा भाई, तो 20 को 10-10 में तोड़ना, तो 20 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अगर ये डिस्टिंक्ट रहता है तो एडिशनल फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर ये अलग अलग सेम रहता है तो ये 1/2 फैक्टोरियल हो गया, ये टोटल हो गया। और NE कितना हो गया, तो 10। अब 2 अगर वुमेन को साइड करते हैं तो 18 लोग हैं, उसके 8 और 10 के ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक 8 वाले ग्रुप में ही 2 वुमेन जाएंगी। अब ये NE हो गया, NS हो गया, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी लिखिए। तो NE/NS, तो पहले इससे को लिखते हैं 18 फैक्टोरियल। ये याद रखिएगा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो उसको याद रखना। तो ये हो गया 18 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना, होल डिवाइडेड बाई ये 20 फैक्टोरियल। तो इसमें भाई साहब पहले 10 गायब हो गए, इस 10 को 9 8 फैक्टोरियल कैंसिल कर देगा इसको, और इसको 2 को ज़रूर लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 20 इंटू क्या लिखेंगे 18, एक मिनट, ये क्या लिख रहा हूँ जी, 19 लिखना चाहिए ना। तो ये सब कैंसिल वंसिल होके 9/19 हो गया। अगर ये है ना 2 वैसे गलत नहीं करा पाएगा लग रहा है, क्योंकि नीचे 38 है ना। अच्छा, अगर ये 2 नहीं रहता तो हाँ कह सकते थे बकरा बन जाते, फिर बहुत अच्छी तरह से मैंने मुर्गा तैयार है बन के, ये कह सकते हो, है ना। जाल फेंके हैं लेकिन आपको बचना है इसमें, है ना। आज वो जाल में कैसे बचें, क्या करें, उसकी प्लानिंग आज हम शाम को डिस्कस करेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो ये हमने आपको बता दिया, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लेन सा क्वेश्चन है। अब इसी को कर देते केवल, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाता है, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी निकाला है, NE निकाला है, NS निकाला है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमने सिंपल सा है लिख रखा है, इन थ्रोइंग 3 डाइस द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 नंबर्स आर सेम। एटलीस्ट एटमोस्ट जब भी आता है
तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो सीधे सीधे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 2 नंबर को सेम कह रहा है तो 1 माइनस ऑल डिफरेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 3 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6, क्लियर। तीनों को डिफरेंट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 6 लिखा हमने, कोई भी 1 2 3 4 5 6 में से लिखा, तो जो दूसरी डाइस है वो उसके पास, बेचारे के पास 5 ही ऑप्शन दिखेंगे। अब 2 ऑप्शन चले गए तो तीसरे के पास 4 ऑप्शन। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जितना आया आंसर इसको कर लो। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस ये ऊपर 20 नीचे 36, तो ये 16/36 और ये 4 से कैंसिल हो रहा है शायद, 4/9। तो आंसर इज़ सी ऑप्शन। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, नहीं तो 5/9 भी चिपका रखा है आपका, है ना। कई तो इसको लिखाएंगे। ये कब है, जब डिस्टिंक्ट सारे एलिमेंट्स होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आ चुका है ना। उसमें आपको 5 में से 3 के बारे में पूछता है, तो उसमें एडिशनल आप इसको करके उसको करोगे ना। जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर 2013 से 20 के बीच में आया है, 2013 से 19 के बीच में, तो वो आपसे ज़रूर हो जाएगा। यहाँ क्रिएटिविटी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं विथ नए नए फंडे के साथ। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हमने क्या किया, 1 माइनस ऑल डिफरेंट कर दिया। ये डिफरेंट वाले का 6 इंटू 6 इंटू 6 टोटल केस, 6 इंटू 5 इंटू 4 फेवरेबल केस। ये रेशियो 1 में से डिफरेंट हटाएंगे, 1 में से ऑल डिफरेंट, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम 2 सेम आ ही जाएगा आपका, है ना। एग्जैक्टली 2 सेम, एग्जैक्टली इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। 1 माइनस ऑल डिफरेंट कर रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने कहा कि पहले डाई कोई भी नंबर दिखा तो दूसरा एक कम दिखाओगे। ये 1-1 फंक्शन की तरह है कि पहले की बुकिंग एक से हो गई तो दूसरा उससे नहीं बुक होकर दूसरे से होगा, है ना, उसी तरह का। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, 6 मैरिड कपल आर स्टैंडिंग इन ए रूम। ये वही पेयर ऑफ शूज वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना, उसी टाइप का, है ना। कंपेयर मत करना, मतलब समझो, भावनाओं को समझो यार, इसमें यही सब होता है। इफ़ पीपल आर चूजन एट रैंडम देन द चांस दैट एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल अमॉन्ग द 4। कितने को सेलेक्ट करना है भाई, द चांस 4 को सेलेक्ट करना है। 6 मतलब 12 पर्सन है टोटल, है ना। तो इसको ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे। तो ये 6 है तो वैसे ही लिस्ट बना लीजिए जैसे जूता वाला बनाया था आपने। A1 B1 लिख देते हैं यहाँ पे, A2 B2, A3 B3, छोटा नंबर है तो लिख ही देता हूँ A4 B4, A5 B5 और A6 B6, है ना। ये है। अब 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो NS कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 12 जनता है जिसमें 4 को उठा लो। अब रिक्वायर्ड केस क्या है, एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल होना चाहिए। कितने हैं भाई, तो कहोगे कि 6 हैं, तो 1 को उठा लीजिए। मान लीजिए इसी को उठाया तो ये तो गए। अब इन 5 में से 2 नहीं होने चाहिए ना, तो 5 में से अभी आपका क्या होगा, 2 का सिलेक्शन होगा। नॉर्मली ये नंबर स्टूडेंट भूल जाते हैं और क्या बताया था, वो जूते वाला केस बना देते हैं, है ना। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। ये क्यों लिखा है ऐसे, तो 6 में से 1 मैरिड कपल सेलेक्ट किया। मान लीजिए कोई भी एक को उठाया। अब 5 में से 2 का, वो 2 नॉन मैरिड होने, मतलब कपल नहीं होने चाहिए ना। तो 5 में से हमने क्या, कितने ग्रुप यूटिलाइज़ कर सकते हो, कहोगे कि ये यूज़ कर नहीं सकते, तो 2 ग्रुप यूज़ करना होगा, तो 5C2 लिखा। और मान लीजिए ये दोनों ग्रुप हैं तो इन दोनों में से हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से 2 ऑप्शन है, तो वहीं 2 दूने 4 लिखा हूँ। तो ये लिख दो, तो 6, ये कितना होता है 10, ऊपर हो गया 4, और ये 12C4 हम लोगों को निकालना होगा, 12, 11, कितना होता है 10, 9 और ऊपर 24। इसमें बहुत सारे कटेंगे, कौन कौन कट रहा है भाई, 1 मिनट, 24 को ही कैंसिल कर दिया। चलो भाई 2 लिखा है यहाँ पे, और कौन सा कैंसिल हुआ, 10 कैंसिल हो गया, और कोई, तो एक बार लिख के कैंसिल करना चाहिए। ये 8 हो चुका है, ध्यान रखना, ऐसे मत कटसन करना, नहीं तो लगेगा 4 भी अभी बाकी है। तो 6 दूनी 8, 11 और ये 9, तो कहोगे कि सर अभी और उड़ रहे हैं, उड़ाइए इनको। 16/33 है आंसर, हाँ कहोगे, है ना ये ऑप्शन, है ना। तो ये मैरिड कपल वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। आप कह सकते हो कि पेयर ऑफ शूज़ वाला क्वेश्चन किए हैं तो उनको रिलेट करते हुए ये आराम से हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग लिखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका जो क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 2 रेड काउंटर्स, 3 ग्रीन काउंटर्स, 4 ब्लू काउंटर्स आर प्लेस्ड इन ए रो इन ए रैंडम ऑर्डर।
द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू ब्लू काउंटर्स आर एडजेसेंट। तो ये गैप मेथड में हम लोग यूज़ करते थे, स्ट्रिंग एंड गैप मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एडवांटेज हो जाता है पीएनसी के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी में कि अगर इन काउंटर्स को आप आइडेंटिकल मानो या डिस्टिंक्ट मानो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क आप सैम्पल स्पेस में करेंगे वही फैक्टर आपका इवेंट में काउंट होगा। तो जब रेशियो लेंगे तो क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा और कहेगा कि सिर्फ इसका नंबर ऑफ वेज बताइए, तब हमें अलग अलग दिखेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये एक एडवांटेज हम लोगों को मिल जाता है। तो इसको हम लोग आइडेंटिकल मानते हुए ट्रीट कर लेते हैं। ये मान लीजिए 2 रेड काउंटर हैं, 3 ग्रीन काउंटर हैं और कितने ब्लू हैं, 4 ब्लू, है ना। तो यहाँ पे NS लिखा जाए तो ये कितने हो गए भाई, 4 और 3 7 2 9, जिसमें कितने आइडेंटिकल हैं, 2 आइडेंटिकल एक टाइप के, 3 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के, 4 आइडेंटिकल तीसरे टाइप के। और इनको अलग अलग लिखना है तो NE लिखा जाए। तो पहले क्या कहा था, गैप बाकी को भगा देते हैं। तो कितनी जनता है, 5, जिसमें 2 जनता एक तरह की है और 3 जनता दूसरी तरह की है। गैप बनेंगे 6। ये कितने गैप खाएंगे, सब 4 गैप, और उनको सिलेक्ट करने का एक ही ऑप्शन है। तो ये 6C4 को भी उसी तरह से लिख दिया जाए। वैसे 6C4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 15 होता है। तो 15 फैक्टोरियल इंटू 15, सॉरी 5 फैक्टोरियल इंटू 15, और ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आप चाहो तो इनके नंबर्स लिख सकते हो और प्रोबेबिलिटी लिखा जाए तो NE/NS। तो NE को थोड़ा ढंग से लिख दिया जाए, है ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 15 होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2, और इसको 6 ही लिखा जाए। अब इसको उल्टा करके लिख देते हैं तो 2 इंटू 6 इंटू 24 होल डिवाइडेड बाई 9 8 7 6, और एक होगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को उड़ा देते हैं यहाँ पे। और कौन उड़ने जा रहा है, तो ये 12 गया, है ना। और कौन जा रहा है भाई, एकदम आराम से कैलकुलेशन करना, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। ये क्या है, 9 8 72, 3 भी गया, ये 5 भी गया, और कहो कि कोई नहीं जाएगा तो ऊपर एक 5 बचा हुआ है, नीचे सच है 7 6 जा 42। ये एकदम कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, टाइम पास कैलकुलेशन है। और मैं ये सिखा रहा हूँ कि इसमें आप आइडेंटिकल मानो काउंटर्स को, डिस्टिंक्ट मानो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बस क्या होगा, डिस्टिंक्ट जब मानेंगे तो ये टर्म नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, है ना। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये तो अच्छी बात है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब डिस्टिंक्ट मैं कह रहा था, हाँ यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे नहीं होगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक एडिशनल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 4 डिस्टिंक्ट रहेंगे ना उस केस में, तो उस समय भी रेशियो आपका सेम आएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये गैप मेथड का क्वेश्चन है ना। अब इसके बाद लिखिए आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, पेयर ऑफ नंबर्स पिक्ड रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट, द प्रोबेबिलिटी दैट 11 वाज पिक्ड गिवन दैट सम ऑफ द नंबर्स वाज इवन। 2 नंबर का सब इवन तब आता है जब दोनों के दोनों ऑड हों या दोनों के दोनों इवन हों। एक ऑड एक इवन रहेगा तो इवन सम नहीं आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें भाई, तो आप कहोगे एक 2 है, एक 12 है, बस 2 ही हैं। तो 2 हो गया, 12 हो गया। ऑड कौन है, तो पूरी फौज है। कौन कौन आ रहा है इसमें, तो 1 3 5 7 11 13 17 19। ये कितने हो गए, 4 3 7 1 8 ना, 4 4 8। एक बार गिन लेते हैं, 4 4 8 2 10 हो गए। अब क्या करेंगे, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा रिक्वायर प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं। तो ये क्या दे रखा है, सम इवन आ चुका है। तो आप कहोगे कि यहाँ कितने पार्टी आई थी, 8, और ये कितने हैं, 10। 8 नहीं लिखते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 8 में से 2 जनता सेलेक्ट कर लेते हैं, या इधर की 2 में से 2 जनता सेलेक्ट कर लेते हैं। और 11 होना ही चाहिए, तो 11 को बुक कर लिया जाए। और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 में से एक जनता को उठा लिया जाए। तो ये है अपना आंसर। अब ये कितना है, ऊपर 7 और नीचे 8 7 56, 26 ही होता है ना, 7 8 56 28 और 1 29। तो 7/29। कैलकुलेशन को ध्यान रखना, इसमें क्या है, 11 को ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, तो 11 के साथ इनमें से 7 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ की पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि 11 + 2 करोगे तो 13 आएगा, और 13 क्या है, ऑड नंबर है। हमें इवन चाहिए ना सम, तो या तो दोनों के दोनों यहाँ से उठाइए या दोनों के दोनों यहाँ से उठाइए। तो वो केस हमने नीचे लिखा है, ये दे रखा है। अब इसमें 11, ये ध्यान रखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप का ही है।
तो 11 लाते हुए सम को इवन बनाना, मतलब 11 एक यहाँ से उठा लिया और 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो 7 दिख रहे हैं इसमें से एक का सिलेक्शन कर लोगे। तो ये 7/29 आ गया आंसर नंबर बी, IIT बॉम्बे। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमने लिख रखा है। यहाँ 2 क्यूब हैं, डाइस भी बोल सकते हैं इनको, बायस डाई। और यहाँ पे क्या है कि ध्यान से देखो तो जो आपको लिखा हुआ है आइदर रेड और ब्लू से पेंटिंग की गई है। फर्स्ट क्यूब है ना, फर्स्ट क्यूब हैज़ 5 रेड फेस एंड 1 ब्लू फेस। सेकंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आगे कह रहा है कि द 2 क्यूब्स आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेसेस सो द सेम नंबर, सेम कलर, मतलब कलर सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रेड फेसेस ऑन द सेकंड क्यूब पूछ रहा है। तो ये सेकंड क्यूब हो गया है ना, इस तरह से लिख दिया जाए इसको, है ना, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखा जाए क्यूब 1 क्यूब 2 है ना, C1 C2 लिख देते हैं, है ना, रेड और ये ब्लू। क्लियर? अरे यार ऊपर लिखा जाए थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी दोस्तों। तो ये कह रहा है रेड ही पूछ रहा है, तो x मान लो, तो इधर 6 टोटल फेसेज होते हैं, तो 6 - x, यहाँ रेड दिया है 5, यहाँ दिया है 1, है ना, एक बार 5 रेड, हाँ सही तो है। तो अब कह रहा है कि 1/2 किसके इक्वल है, तो RB कर देते हैं। तो जब RR करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरे वाले की x/6, और मतलब प्लस 1/6 ब्लू के लिए, और इसके लिए 6 - x/6। अब आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36 से, तो ये 18, इधर 5x और इधर 6 - x, तो कितना हो गया 12 = 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये नेचुरल नंबर में ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ फेसेज है ना। तो लास्ट सॉरी सी ऑप्शन हो गया ठीक। कैसे किए, कुछ पल्ला पड़ा, सब उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे संडे को फोड़ना है ना, तो क्या क्वेश्चन करो। तो इसमें क्या है, डाई में 6 फेस होते हैं, क्यूब में भी 6 फेस होते हैं। अरे भाई क्यूब तो देखा होगा ना, लूडो जो हम लोग खेलते हैं, उसी क्यूब की बात हो रही है। तो उसमें क्या है, 2 क्यूब है आपके पास, एक में आपने 5 रेड कलर कर रखा है और एक ब्लू कलर। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, ब्लू आने की 1/6, दूसरे वाले में कुछ पता ही नहीं है। तो x मान लीजिए फेसेस रेड कलर के हैं, x ब्लू हैं, है ना। तो x और 6 - x लिखा, इसकी x/6, इसकी 6 - x/6। या तो दोनों रेड आ जाएँ, तो या तो दोनों ब्लू आ जाएँ। तो दोनों रेड आने की ये प्रोबेबिलिटी, दोनों ब्लू आने की ये प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम दिया है 1/2 इन द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। और उसके बाद हम लोग x का नंबर निकाल लेते हैं। तो आंसर कितना आ गया 3, मतलब दूसरे में 3 रेड फेस हैं और 3 ब्लू फेस हैं। तो इस बात को आपको भूलना होगा ना, भूलोगे ना तुम लोग मारेंगे बहुत मार, याद रखेंगे। और इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है। एक आपके पास क्यूबिक डाई है और उस पर 1 2 2 3 3, मतलब एक फेस 1 है, 2 फेस 2 है और 3 फेस 3 3 है। उसको 3 बार रोल कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालना है टोटल 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो देखिए ध्यान से, अगर हम पूछें कि 1 फेस आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो एक ही फेस है, तो ये कहोगे कि 1/6। 2 फेस आ जाए उसके लिए 2/6, 3 फेस आ जाए उसके लिए 3/6। अरे यार 3 फेस यहाँ लिखना चाहिए ना, 3/6। अब क्या करेंगे, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो ध्यान से, है ना, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में, तो कहोगे कि सम 4 ला दीजिए या तो 6 ला दीजिए। 4 के लिए एक ही ऑप्शन है 1 1 2 करना, तो ये 1 1 1/6 1/6, और 2 के लिए 2/6। लेकिन इस तरह के 3 केस अरेंज हो सकते हैं ना। कैसे 3 केस हुए भाई, तो 1 1 2 2 1 1, मतलब 1 2 1 2 1 1, इस तरह से। इसमें एक 1 2 3 पॉसिबल है और एक 2 2 पॉसिबल है, तो इसके तो एक ही केस आएंगे, 1 2 3 के 6 आएंगे। तो 1/6 2/6 और ये 3/6, और 2 2 के हम क्या बोल रहे थे, एक ही केस आएगा। तो ये 2/6 2/6 2/6। आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि 216 को बचा के रखना है सर, तो नीचे रख दो 216, ऊपर है 2, और ये कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 6 6 का 36, और यहाँ पे हैं 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 44, तो 46, तो 46 1। 1 मिनट देख लेना, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ 6 होगा ना,
यहाँ पे ये 3 केसेज है ना, तो ये कितने 44 में बकरा तो नहीं बनाया था ना हमने, नहीं, ये हो गया 50/216। देखो ये कैसे किए हैं, बेसिकली सम हम लोगों को 4 के लिए 1 1 2 चाहिए, और सम 6 1 2 3 मेथड से 2 मेथड से हो सकता है, और कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके 6 केसेज होंगे ना, अरेंज करेंगे तो 6 लिखा, और एक केस का आंसर लिख दिया, और इसका एक ही केस है और इसका 3 केस है ना। तो ये 50/216, इसको कॉमन फैक्टर से कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है जो हमने करा दिया, आप इसको एंजॉय करिए। अभी तक हमारे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे लिए 10 सब्सक्राइबर लाइए, जो 10 स्टूडेंट हों, जो 11 12 आपके जो भी कॉन्टैक्ट में, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपका कोई जूनियर हो या आपका सीनियर हो जो तैयारी कर रहा हो, तो उन सबको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो करे, इसमें आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं लिखता हूँ अब अगला क्वेश्चन। मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम जो पढ़ते हैं ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बॉक्स ई कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल, है ना, इसको लिखते चलते हैं। बॉक्स पैक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कितने रेड हैं भाई? 3 रेड हैं। ब्लू कितने हैं? 2 ब्लू। जो दूसरा बॉक्स है बी, इसमें क्या है? 2 रेड और 8 ब्लू मार्बल है। अब आपके हाथ में कॉइन है और उसको कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, इफ़ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, इफ़ द कॉइन शो अप हेड, मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम ए, एंड इफ कॉइन it turns up tail, marble is drawn from the bag B, the probability that red marble, the required probability सीधे लिखा जाए। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखना, कॉइन हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, घुस जाओ ए में, और कितने रेड चाहिए आउट ऑफ 5 प्लस 1/2, आप क्या लिखोगे? तो यहाँ रेड आए 2/10। अब ये काउंट कर लीजिए, तो ये क्या है? 6/10, और ये कितने हो गए? ये तो बेचारे कट गए, 1/10, तो ये तो 7/10 आ गया, और हमने कुछ और ही लिखा है। इसका मतलब हमने कहीं गलती कर दी। कहाँ गलती किया है भाई, ये देखा जाए तो 1 मिनट देख लेते हैं, डेटा सही है ना? रेड मार्बल ढूंढ रहे हैं ना, तो 3/5 सही है ये, और इधर 2/10, तो 2 रेड और 8 ब्लू, तो रेड मार्बल 3/5 लिखे हैं, 1/2 1/2, तो ये हो गया 3/3। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, लगता है हम भी थक हो गए हैं। 4/10, ये कितना आता है भाई? 2/5 आता है। कहोगे कि सर भी लग रहा है थक भी गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। एक बार आंसर चेक कर लें, कहीं भावनाओं में तो नहीं हो गए ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने बेस थ्योरम जो पढ़ा है और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो पूरे डब्बे को निकालते थे ना, ये वही है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। इस तरह का बोर्ड में भी आप बहुत सारा करते हैं। अब इसी में एक केस की बात करते हैं तो उसको ऊपर रख देते हैं, तो उसी का नाम होता है बेस थ्योरम। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, 7 पर्सन आर स्टॉप्ड ऑन ए रोड एट रैंडम एंड आस्क अबाउट देयर बर्थडे, है ना, आपस में बात कर रहे हैं ये सब। द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ देम आर बॉर्न ऑन वेडनेसडे, 2 ऑन थर्सडे एंड रिमेनिंग ऑन संडे इज़ गिवन बाई। तो ऐसा करते हैं, ध्यान से देखना, ये वैल्यू किसके इक्वल है भाई? प्रोबेबिलिटी की। तो 3 को वेडनेसडे को बर्न करा देते हैं, है ना। बर्न मतलब जलाना नहीं है, इनका बर्थडे मनाना है। तो ये सबकी, अच्छा ये बताओ, जो डेज़ हैं, डेज़ ध्यान से सुनिएगा, वो कितने दिन होते हैं? 7। तो उसमें वेडनेसडे है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/7। तो ये तीनों का 1/7 मल्टीप्लिकेशन रूल, क्यूब लगा दिया। अब जो बचे 4, उनमें से 2 का सिलेक्शन, और वो किस दिन उनका बर्थडे है? थर्सडे को। तो इसके लिए 1/7 का क्या होगा? स्क्वायर। थोड़ा अलर्ट रहिएगा, इसको फिर से मैं समझा दूंगा। और जो बच गए वो आप चाहें तो यहाँ पे उसी तरह से 2C2 लिख सकते हैं, और ये 1/7 का स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, ये वेडनेसडे वाली पार्टी है,
तो ये 1/7 1/7 1/7 लिखोगे ही, लेकिन इसमें से कोई भी 3, तो 7C3 लगाया। ये कौन पार्टी है, आप कह सकते हो कि थर्सडे वाली पार्टी है और ये संडे वाली है। तो अब ये काउंट कर लीजिए, तो K/7⁶, ये 7C3 कितना होता है, तो 7C3 होता है 7 × 6 × 5/6, है ना। इनको पहले बटोर लेते हैं, ये 6 है और ये ध्यान से देखो तो 1 ही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये सब, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 6। और आगे कितने हैं, तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 2 7 हो गए हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये 7 × 7⁶ लिख देते हैं जानबूझ के, ताकि ये उड़ जाए, ये 6 6 उड़ जाए, 7 7 उड़ जाए, और K की वैल्यू आ जाएगी 6×5 30, है ना। क्या किया हमने, 7 में से जो 4 हैं उनका बर्थडे मना लिया हमने वेडनेसडे को, फिर बाकी जो 7 में से 3 का बर्थडे वेडनेसडे को मन गया, तो जो 4 जनता है, जो बाकी 4 है उसमें 2 2 वाला काम है, तो 4 में से 2 को हम लोग कर दिए संडे को या थर्सडे को, और बाकी 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 2C2 लिखो, 1 ही होता है, लिखो ना लिखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर लेना। हम कहेंगे कि आप प्रीफर करिएगा कि ये क्लास करने के बाद 2013 से लेकर और 2019 तक के जो क्वेश्चन आए हैं एडवांस जेईई मेन जे एडवांस जब से स्टार्ट हुआ है, एक बार आप उसको कर लीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, आप कर लोगे क्वेश्चन, हर हाल में एडवांस में कर लोगे, है ना। जेईई मेन प्रीवियस ईयर्स, एडवांस का प्रीवियस ईयर्स नॉर्मली स्टूडेंट लगाते ही रहते हैं, तो आपने ये ज़रूर किया होगा और इसी बात पर आप लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लिखते हैं, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, 2 बॉयज़ A and B फाइंड द जंबल ऑफ n रोप्स। कोई n रोप्स हैं, रस्सियां हैं n, उसके बारे में कह रहा है ईच टेक होल्ड 1 लूज इंड, मतलब सब कोई एक एक लूज इंड पकड़ रहा है। आगे क्या लिखा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव बोथ होल्डिंग द सेम रोप इज 1/101, देन द नंबर ऑफ रोप इज गिवन बाई, नंबर ऑफ रोप्स निकालना है। तो एक रोप के 2 इंड हैं, इस तरह का है, मान लीजिए, समझ लीजिए इस तरह से, एक है, इसको जैसे नाम लिख देते हैं, ए और बी तो नाम ही है, तो इसको इंड को E1 लिख दिया जाए, ई उस कंफ्यूज कर सकता है, तो जैसे पी भी प्रोबेबिलिटी के लिए, यार ये तो गजब हो गया, क्या लिखा जाए, A1 लिखा जाए, B1 लिखा जाए, और क्या। उसी तरह से दूसरा रोप होगा A2 B2, है ना। तो इस तरह से आप कहोगे कि जंबल हैं, तो टोटल ये n है, तो एंड कितने होंगे, एंड्स ये हो जाएंगे 2n। तो अगर हम मान लीजिए मैं ही हूँ, एक एंड को पकड़ा हूँ, है ना, सपोज मैंने एक को पकड़ रखा है, तो मैंने कितने टोटल 2n एंड से एक एंड को पकड़ लिए, तो कितने एंड बचे, 2n - 1, और मेरा जो पार्टनर है उसमें से एग्जैक्टली 1 एंड को पकड़े, तब जाके हम लोगों का सही आंसर आएगा, हम लोग सेम रोप को पकड़ पाएंगे। ये चीज़ समझिए। आप क्या करिए, इसमें से कोई एक इंड पकड़ लीजिए, उसके नंबर ऑफ़ वेज क्या होंगे, एक, वो तो कोई भी पकड़ सकते हो भाई, कहो कि कोई भी, कोई प्रियोरिटी ऑर्डर थोड़े है, वो तो एक इंड पकड़ने का एक ही ऑप्शन है। लेकिन जब हम एक पकड़ लेंगे तो हमारे लिए 2n - 1 क्या हो जाएंगे, अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो 2n जो हमारा पार्टनर है जो भी है, उसके सामने कितने दिखेंगे, 2n - 1 इंट दिखेंगे टोटल, लेकिन हमारा वाला इंट तो एक ही दिखेगा ना, तो ये 1/2n - 1 लिखा गया है। यहाँ देखिएगा, गलती मत करिएगा, और ये किसके इक्वल है, 101 के। बस अब इसके इंटीजर टाइप में आ सकता है 102, तो यहाँ से आंसर आ गया n की वैल्यू 51 के इक्वल। तो आंसर इज़ सी ऑप्शन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने PNC एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया। स्पेशली मेरी आपसे कुछ गुजारिश है। पहली गुजारिश ये है कि क्लास को ऑनेस्टली करने के बाद, सिंसियरली करने के बाद, आप क्या करिएगा, जेईई का जो एडवांस का पेपर है वो 2013 से 2019 तक के अटैम्प्ट करिएगा। प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन आज ही कर लीजिएगा, कल पे मत छोड़िए। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे आप कल पे कभी मत छोड़ें। आज की मेहनत कल रंग लाएगी, इस तरह के टैगलाइन पे काम करें। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को प्रमोट करना है आपको, है ना। तो आपके कॉन्टैक्ट में हमने फ़ीस क्या मांगी है आपसे, पैसे नहीं मांगा है। हमने आपसे कहा है कि आपके कॉन्टैक्ट में मिनिमम 10 स्टूडेंट जो भी होंगे, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका छोटा भाई बहन भी हो सकता है, या कोई और हो सकता है,
तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब भी करवा देना। उनको जोड़ना बोलना भैया मैथ्स में फोड़ना ओड़ना है ना। जेई अभी आज की डेट में इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया में। तो मैं चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं उसको सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम बनाना चाहता हूँ। जो मेरे से स्टूडेंट पढ़े वो जेई को एकदम लल्लू पल्लू की तरह पूरा जाके कहते हैं ना सुनामी की तरह गिराया है। तो ये मैं चाहता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो गुजारिश है आपसे, वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो उसके लिए मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरे चैनल को प्रमोट करना होगा। मेरे को सपोर्ट करिए, सहयोग दीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट करिए। और प्रमोट कैसे करेंगे? तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ये मत कहिए कि देखना है नहीं देखना है। अगर वो बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो वो देख ही लेगा, वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हमें देख रहे हैं उस तरह से वो भी देखेगा। और इसके बाद हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एओडी का हम एक पूरा क्लास लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक पूरी क्लास लेंगे, और एरिया और डिफरेंशियल की कंबाइंड क्लास होगी, जिसमें हम 10 से 12 क्वेश्चन बढ़िया मोर देन चॉइस इंटीजर टाइप के, पैराग्राफ टाइप के कराएंगे। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं दोस्तों। अब अगला, और जो हमने बायनोमियल आपको बता दिया है कि आपको जेई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट से पढ़ना है, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉगरिथम। आपको खुद से मेहनत करनी होगी क्योंकि टाइम कम है, हमें कवर भी करना है। आज आपका सेशन भी है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने हमारे चैनल को ज़रूर प्रमोट कर दिया होगा, इसी उम्मीद में। अब जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हैव ए ग्रेट डे, गुड लक।